होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एवरीवन। जोश कैसा है? इज द जोश हाई एवरीवन? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। क्या जोश हाई है वेव्स पढ़ने के लिए? बताइए एक बार, है ना, जोश हाई होना चाहिए। 11th ग्रेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, और वेव्स आपको जब तक समझ में नहीं आएगा आपको वेव ऑप्टिक्स भी समझ में नहीं आने वाली है। ये क्लास बहुत ही हाई इन लर्निंग होगी, ठीक है, यहाँ पे लर्निंग बहुत ज्यादा होने वाली है आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सब लोग। सो वेव क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज वेव? सो वेव इज द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम, यानी कि किसी मीडियम में वेव क्या करता है, एक्चुअली एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है। सो एनर्जी आगे जाती है। वेरी नाइस एवरीवन, आई कैन सी द चैट बॉक्स, बहुत अच्छे। सो वेव इज द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम, किसी मीडियम में एनर्जी की प्रोपोगेशन को कौन कराता है? वेव कराता है बेसिकली। ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं मूव करता हुआ, ये एक वेव है, इसको सिंपल हार्मोनिक वेव भी कहते हैं। और हम बोलते हैं कि ये वेव अगर आगे चल रही है इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, है ना, तो v वेलोसिटी से वेव आगे जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर v वेलोसिटी से वेव आगे जा रही है तो ये वेलोसिटी आखिर किस चीज की है बच्चों? ये वेलोसिटी है एनर्जी की। तो अगर वेव वेलोसिटी v है तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो वेव वेलोसिटी v से आगे जा रही है। क्योंकि इसमें कई बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि पार्टिकल v से आगे जाता है। बच्चों अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ ऊपर और नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। देखो कोई भी पार्टिकल आप उठा के देख लो, ये सिर्फ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो एसएचएम कर रहा है एक्चुअली, है ना। सो पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम एट द सेम सिचुएशन, दे आर नॉट मूविंग अहेड, है ना, वो आगे बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। आगे कौन जाता है? एनर्जी आगे जाती है। तो याद रखिएगा वेव वेलोसिटी का मतलब किस एनर्जी से मतलब किस स्पीड से एनर्जी आगे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जो लाइट होती है वो भी एक टाइप की वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां पे एनर्जी किस स्पीड के साथ ट्रैवल करती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, वो इस स्पीड से आगे जाती है, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ, है ना। तो वेव वेलोसिटी मतलब एनर्जी किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इसका मतलब होता है ये। अब मैकेनिकल वेव जो होती हैं जिनके लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। और इसके अलावा एक नॉन मैकेनिकल वेव भी होती है। नॉन मैकेनिकल वेव के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या है? लाइट, कोई मीडियम की इसको जरूरत नहीं है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। बट मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, राइट। और मैकेनिकल वेव में दो पार्ट्स हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। बच्चों इसका मतलब समझना, एक बार ध्यान से देखो इस एनिमेशन को। जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं या फिर एसएचएम कर रहे हैं? ऊपर नीचे, यानी कि वाई डायरेक्शन में, करेक्ट। आप पार्टिकल्स का मोशन देखिए तो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, राइट। तो यानी कि पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो वाई डायरेक्शन में है, बट जो वेव ट्रैवल कर रही है बच्चों वो एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो यहां पे वेव के ट्रैवल का डायरेक्शन और पार्टिकल्स के ऑसिलेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। ऐसी वेव जहां पे पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव का ट्रैवल डायरेक्शन 90 डिग्री पे होता है, ऐसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। सो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव यानी कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्या क्या परपेंडिकुलर होंगे? ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल और वेव ट्रैवल का डायरेक्शन। बट अगर आप लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करोगे, इसका एक अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक है। तो यहां पे पार्टिकल का ऑसिलेशन भी एक्स में ही होता है और वेव भी एक्स में ही ट्रैवल करती है, यानी कि एंगल 0 डिग्री का होता है। पार्टिकल्स भी ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। जब मैं आपको साउंड वेव पढ़ाऊंगा बाद में तो आपको पढ़ाऊंगा कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, तो इस चीज का आपको फील आ जाएगा, ठीक है एवरीवन। बताओ ना मोनो, ये सब क्लियर हो रहा है क्या? सो ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स में 90 डिग्री का एंगल है और लॉन्जिट्यूडनल में दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। वेव प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हमें कुछ चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेव लेंथ, है ना। अब इसमें एक वेव आपको यहां पे ड्रॉ करी हुई है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम बोलते हैं ये एक साइकिल है। साइकिल क्या होता है? जब सेम चीज रिपीट होती है बार बार तो उसको हम एक साइकिल कहते हैं। देखो यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और ये चीज अगले साइकिल में रिपीट हो रही है इस वाले में। तो एक साइकिल का जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, उसको वेवलेंथ कहते हैं, या फिर इसका करेक्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स एट द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। फेज में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, बट हाँ
इस पॉइंट से इस पॉइंट ले लो, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट ले लो, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा, है ना। तो सिमिलर पॉइंट्स के बीच का, सेम फेज वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पास्ट अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम कहते हैं साइकिल्स पर सेकेंड, है ना। इसको साइकिल्स पर सेकेंड भी कह लेते हैं, विच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो अगर 10 वेव्स जा रही हैं 1 सेकेंड पे तो फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब साइकिल पर सेकेंड ही होता है, ये हर्ट्ज ही है। 1000 वेव्स अगर गई 1 सेकेंड में तो क्या हो जाएगा 1000 हर्ट्ज। 1 मिलियन वेव्स गोइंग पास्ट 1 सेकेंड, तो आंसर क्या होगा 1 मिलियन हर्ट्ज। 1 मिलियन से क्या याद आता है हमें, 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं वी नीट मेड इजी के, है ना। बहुत जल्द होने वाला है, बट हाँ यहाँ पे तो हम फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे। एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम। देखो कोई भी पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा दैट इज द एम्पलीट्यूड। जैसे आप अगर उस एनिमेशन को देखें एक बार, ये वाला एनिमेशन देखो, कोई भी पार्टिकल ना मैक्सिमम इस हाइट तक आ रहा है, देखो इससे ऊपर नहीं जा रहा कोई भी पार्टिकल, करेक्ट। ये अगर आप एक हाइट ड्रॉ कर दें यहाँ पे तो आप बोलेंगे कि सारे पार्टिकल्स जंप करके इसी हाइट तक ऊपर जाते हैं। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये हमने थोड़ा एसएचएम में भी सीखा था, अगर आप लोगों को याद होगा। और इसको क्रेस्ट बोलते हैं बच्चों, ये ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ क्या कहला जाएगा, हमारा एम्पलीट्यूड कहला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बट धीरे धीरे लेवल क्लास का बढ़ता जाएगा। फोकस करना बच्चों, जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे आज, जितना ज्यादा आप इस चैप्टर में अपना एफर्ट मारेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। शायद आपको पता होगा कि वेव्स और एसएचएम से अराउंड 10% क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। और अगर 45 क्वेश्चंस आते हैं तो 4 to 5 के अराउंड आ जाएगा, और ये आपको इन और आउट कर सकता है। अच्छा बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है नीट के सिलेक्शन में, बताना एक बार मुझे। विच सब्जेक्ट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। डिसाइडिंग फैक्टर जनरली किसको बोलते हैं हम, कि ये डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बताना एक बार मुझे, क्या लगता है आपको, देखते हैं। बताइए बताइए कौन सा सब्जेक्ट है डिसाइडिंग फैक्टर, फिजिक्स, बायोलॉजी। अच्छा कुछ लोगों को लगता है बायोलॉजी है, मैं आपका मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूं बच्चों। हालांकि बायोलॉजी से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट आप इन होंगे या आउट होंगे ये फिजिक्स डिसाइड करता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा होता है। जो नीट लेके पढ़ाई करते हैं ना, बायो और केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अगर आपका फिजिक्स वीक रह गया और अगर आप यहाँ पे मिनिमम स्कोर नहीं कर पाए तो आप नहीं सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रियलिटी है, इसको जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। और फिजिक्स में उतना ही एफर्ट मारना शुरू कर दो जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स में मारते हैं, ठीक है। फिजिक्स से आपको डर नहीं लगता है, असल में आपको मैथ्स से लगता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। बेसिक मैथ्स अपना अच्छा कर लो और फिजिक्स में एफर्ट मारने लग जाओ। फिजिक्स ही डिसाइडिंग फैक्टर है, यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेव स्पीड, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वेव स्पीड। वेव स्पीड सबने पढ़ा है क्या बचपन से, v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ करेंगे तो वेव स्पीड आ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है, वेलोसिटी वेव की क्या होती है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड नाउ। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो कहलाता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यानी कि ऐसी वेव जो एक प्लेन में ऐसे प्रोपगेट हो रही है, ठीक है। जैसे कि साइन वेव का आपने अभी एक डायग्राम देखा था, एनिमेशन देखा था, वो एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव थी। अब बच्चों यहां से जो फोकस का लेवल है ना वो एकदम ज्यादा इंक्रीज कर दो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो। यहां से जो चीजें पढ़ाऊंगा आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कई टाइप की हो सकती है, मतलब लैग्रेंजियन वेव भी होती है, हार्मोनिक वेव भी होती है, बहुत अलग अलग टाइप की वेव्स हैं। बट कोई भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो होगी इस दुनिया में, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी या फिर x प्लस वी टी। अब ये x v y ये सब क्या है, देखो मान लो ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, कोई भी वेव ऐसा है, तो किसी भी पॉइंट पे इसके y की वैल्यू हम बता सकते हैं किसी भी x पे। देखो ये x पॉइंट हो गया, ये y आ गया, तो किसी भी x पे y की वैल्यू बता सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दो वेरिएबल्स होते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में।
इसका मतलब क्या है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन आप टाइम और एक्स के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आप बता रहे हो कि कौन से एक्स पे है पार्टिकल और उस टाइम पे वो कहां पे पाया जा रहा है, क्योंकि देखो पार्टिकल्स ना ऊपर और नीचे जा रहे हैं, तो किसी एक्स पे भी पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं है, आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा पार्टिकल यहां पे है। क्या ये बात चमक रही है? सिंपल शब्दों में कोई भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वी टी या फिर एफ एक्स माइनस वी टी में दिया जा सकता है। अब ये f क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ। ऐसे मैथमेटिकल टर्म है यार, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हैं ना। सो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वी टी या फिर x माइनस वी टी। ये सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के लिए इसको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप इस वेव का, है ना, इस वेव का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं कि ये वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मैं आपको समझा देता हूं एक बार एक स्क्रीन ऐड करके, देखना ध्यान से बच्चों। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस बी टी, ऐसा मान लो दिया आपको, ठीक है, ax प्लस बी टी, जहां पे a और b जो है वो कांस्टेंट है, तो इस फॉर्म में हो सकता है इन जनरल। अब याद रखना, अगर x का कोफिशिएंट और t का कोफिशिएंट दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमारा जो वेव है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ये डायरेक्शन बता रहा है, ये आपको याद रखना है, ध्यान से सुनते जाओ। अगर x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, t का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो वेव हमारी नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और अगर ऐसा गिवन हो क्वेश्चन में कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है बट t का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमारी वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करती है ना, वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगी। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी नेगेटिव x हो जाता है। तो देखो, दोनों अगर सेम साइन के हैं, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो वेव कहां जाती है? नेगेटिव x डायरेक्शन में जाती है, याद रखना है आपको। और अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो फिर से ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा मतलब इस तरफ जा रही है वेव, नेगेटिव x मतलब इस तरफ जा रही है वेव। क्या ये याद हुआ आप सभी को? एक बार देख लो, x और t को समझना है, ठीक है। x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, t का कोफिशिएंट भी अगर पॉजिटिव है, तो वेव कहां जाएगी? नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगी। सेम साइन हुआ तो नेगेटिव x डायरेक्शन, ऑपोजिट साइन हुआ तो पॉजिटिव x डायरेक्शन होता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो वेव ट्रैवलिंग इन, देखो ये वाला, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, x का भी प्लस है, y t का भी प्लस है कोफिशिएंट, तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों? नेगेटिव x डायरेक्शन में। समझ आया क्या सभी को? एक बार यो लिखो चैट बॉक्स में अगर समझ आया तो। यहां पे देखो प्लस है, यहां पे माइनस है, तो कौन से डायरेक्शन में वेव जा रही है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में। सिंपल। अब देखो एक और चीज, अभी अभी हमने क्या बोला था, y को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो ax प्लस माइनस बी टी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अब आपसे अगर पूछा गया कि बताओ स्पीड ऑफ वेव कितना है, अगर एक इक्वेशन हमें गिवन है, मान लीजिए एक इक्वेशन गिवन है ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में, अगर स्पीड ऑफ वेव बतानी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसमें जितने स्टार लगाने हैं लगा लो, ठीक है, 5 स्टार लगा दिया मैंने। अगर स्पीड ऑफ वेव बतानी है तो उसका फॉर्मूला होता है b बाई ए, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, b बाई ए को, b बाई ए का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ t, है ना, ये बीच में उड़ गया, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। ध्यान से सुनो फिर से एक बार, अगर वेव की वेलोसिटी देनी है और एक इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी, तो वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ t कितना था? b, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना था? a, तो आपने लिखा b बाई ए। तो सिंपल फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, अगर आप करेंगे आपको वेव की वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, अच्छा सा एग्जांपल करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। मैंने बोला था कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। ये हार्मोनिक वेव हो सकता है, ये गॉसियन वेव हो सकता है, ये लॉरेंट्जियन वेव हो सकता है। ये लॉरेंट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। गॉसियन वेव और लॉरेंट्जियन वेव हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि ये इक्वेशन दे के पूछते हैं आपसे कि बताओ क्या ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखा कि y इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ए एक्स प्लस बी टी, इस फॉर्म में कुछ है, तो आप बोल देना यस ये वेव है। और कौन सी वेव है? ये गॉसियन वेव है, ठीक है।
अगर आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिख गया कि 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी स्क्वायर, तो ये लॉरेंट्जियन वेव होती है और ये भी एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे नीट में तो ये एक बार आ चुका है। ऑप्शन में ये भी था, ऑप्शन में ये भी था और ऑप्शन में ये भी था। चौथा ऑप्शन कुछ अजीब सा था, वो नहीं था वेव, बाकी तीनों के तीनों वेव्स थे। ठीक है, तो ये तीनों वेव्स होते हैं। हमारे सिलेबस में कौन सा है? ये वाला हार्मोनिक वेव है हमारे सिलेबस में। ठीक है बच्चों, तो सिलेबस में सिर्फ ये वाला है, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा इसमें से वेव नहीं है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। तो ये अगर दिखा ऑप्शन में तो ये होगा, ये भी होगा, इसके अलावा कुछ दिखा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए एवरीवन, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो बच्चों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन इन विच वेव्स आर प्रोपगेटिंग। 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 4 ऑप्शंस नहीं है, ध्यान देना, 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी सारे आप करोगे। ठीक है, सो बाकी सारे आपको करने हैं, पहला वाला मैं कर रहा हूं। देखो बच्चों, मुझे बताना है वेव की वेलोसिटी कितनी है और उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक, देखो ध्यान से, यहां पे जो x का कोफिशिएंट है बच्चा लोग, ये पॉजिटिव है, सही है क्या? और टाइम का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था अभी अभी कि अगर दोनों का कोफिशिएंट ऑपोजिट होता है साइन में, यानी कि एक प्लस और एक माइनस होता है, तो वेव की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ होती है। तो एक आंसर आ गया, डायरेक्शन होगा पॉजिटिव x, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। क्या चमकी ये बात? x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, t का कोफिशिएंट नेगेटिव, ऑपोजिट कोफिशिएंट्स हैं दोनों के, ऑपोजिट साइन है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको बोला था अगर वेव वेलोसिटी पूछी जाए तो मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टाइम लेना है डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x लेना है। तो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टाइम कितना है, बोलो एक बार कोफिशिएंट ऑफ टाइम कितना है बच्चों? टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 3, तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम हो गया 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आप देखेंगे तो ये कितना है यहाँ पे? 2 है, तो 3/2 विल बी योर वेव स्पीड। ठीक है, स्पीड का आंसर कितना आया? 3/2, और डायरेक्शन क्या आई? पॉजिटिव x डायरेक्शन। चमका गया सभी को, है ना? चलिए इसका आंसर बताइए आप सेकंड वाले का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड वाली वेव का डायरेक्शन क्या है और स्पीड क्या है? चलो एवरीवन, सबसे पहले आप लोग इसका डायरेक्शन बताइए, क्या डायरेक्शन है ये? पॉजिटिव x या नेगेटिव x? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन +2/3 पार्वती इज सेइंग। ओके ओके, हाँ, सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का +1.5। बहुत बढ़िया, 1.5 नहीं होगा, 2/3 होगा। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, आर दे हैविंग ऑपोजिट साइंस? बिल्कुल सही है, ऑपोजिट साइन है तो ये प्लस x डायरेक्शन में जाएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x करना होता है, तो आंसर आएगा 2/3। समझ आ रहा है सभी को? 2/3 इज द वेलोसिटी इन द सेकंड क्वेश्चन एंड द डायरेक्शन इज पॉजिटिव x। एक बार बताइए सबको समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपके एग्जाम में। चलिए अब थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में दोनों ही नेगेटिव हैं, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ वेव। दोनों ही नेगेटिव हैं तो बताइए डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा? अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों ही सेम साइन के हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव होगा -x डायरेक्शन। सेम साइन मतलब नेगेटिव x, समझ आ रहा है? सेम साइन मतलब नेगेटिव x, यस, बहुत बढ़िया। और वेव की वेलोसिटी कितनी होगी? कोफिशिएंट ऑफ टाइम जो कि 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है। मॉड लेना होता है तो -1 लेने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए 1 और 1 हो गया, है ना? तो 1 और 1 हुआ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 ओनली। तो 1 होगा और -x डायरेक्शन में। लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं एक बार। यहां पे देखो एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो फिर से डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव x, और इसका मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ टाइम विच इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, आंसर विल बी 1 अगेन। समझ आया? ये अगर आपने सीख लिया बच्चों, आपको पक्के से +4 मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन आया वेव वेलोसिटी निकालने से। ठीक है, यस, चलिए बहुत बढ़िया। आई सॉ कि आप लोग बहुत एक्टिव थे चैट बॉक्स में और ज्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया था। बहुत बढ़िया एवरीवन, आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए, वेरी नाइस। अब देखो ये जो वेव का इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, यही वेव हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में। ठीक है, सो y इज इक्वल टू a sin kx - ओमेगा t + 5।
अब आपको ये डाउट आ सकता है कि सर ये के यहाँ पे क्या होता है, ये ओमेगा क्या है यहाँ पे, और ये फाई क्या है यहाँ पे, ठीक है। एक बार ये समझो कि ए तो क्या है, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, ए इज द एम्पलीट्यूड, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो के है बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर भी कहते हैं इसको इन जनरल, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। वेव नंबर होता है, और वेव नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। और लैम्डा क्या है बच्चों, लैम्डा इज द वेव लेंथ, नॉट एन इशू, है ना। के इज द वेव नंबर और 2 पाई बाई लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है। ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, जहां पे एफ क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज हो गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, जहां पे कैपिटल टी है टाइम पीरियड, क्योंकि आप सभी को पता होगा फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 ओवर टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को हटाओ यहां से और यहां पे लिख दो 1/t, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है सभी को। बट सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फेज में। फेज नहीं समझ में आता बच्चों को कि फेज क्या है ना। और ये फेज आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में भी देखने को मिलता है, कि आपने पढ़ा होगा ना कि कैपेसिटिव सर्किट में सीसीएल का लॉजिक मैंने आपको बताया था कि करंट लीड करता है 90 डिग्री से, हम उसी को फेज कहते हैं वहां पे, है ना, एंगल जितना डिफरेंस होता है। फेज आपको एक बार मैं समझाता हूं, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना कि इस फेज का आखिर मतलब होता क्या है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन लेट्स से ओमेगा टी, मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है सिंपल सा, ठीक है। अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है, मतलब कि ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, देखते जाना एक बार, ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th के भी टॉपिक्स में काम आएगा, जैसे वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में काम आएगा। बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बेसिक मैथ्स है ये, ठीक है। अगर बच्चों मैंने t इक्वल टू 0 रखा इस इक्वेशन में, तो क्या आप लोग बता सकते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी। ये y वर्सेस t का मुझे ग्राफ बनाना है, t इक्वल टू 0 रखो, जैसे ही आप t इक्वल टू 0 रखेंगे साइन 0 हो जाएगा वो, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 इज 0। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे y भी 0 हो गया, यानी कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और ये साइन थीटा का ग्राफ आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कुछ बनता है। क्लियर हो रहा है क्या। तो अगर मुझे y इक्वल टू साइन ओमेगा टी गिवन है, तो मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, ऐसा बन जाएगा। सिंपल है, क्लियर हो रहा है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ मुझे। साइन ओमेगा टी फंक्शन गिवन था, यानी कि साइन थीटा कह सकते हैं आप उसको, t इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और यहां पे हमने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज करते हैं बच्चों इसमें, मान लो मेरे को जो इक्वेशन गिवन है वो ये है, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 या फिर पाई बाई 2, है ना, पाई बाई 2 भी आप लिख सकते हैं, उसमें एक ही बात है, ऐसा गिवन है। अब मैंने क्या किया, सेम चीज करने की दोबारा कोशिश करी, ठीक है। अब मैंने फिर से t इक्वल टू 0 रखा। अब जब मैं t इक्वल टू 0 रखूंगा तो y 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अब आप लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन, अब देखो ये चीज 0 हो गई ओमेगा टी, बट अभी भी यहाँ पे 90 है। अब वैल्यू क्या आएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग, 1 होती है। अब y के वैल्यू आ गई 1, यानी कि अब अगर आप ये चीज ड्रॉ करने जाओगे, साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा प्लस 90 का ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो, टाइम t इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 नहीं है, फंक्शन है 1, यानी कि ग्राफ यहां कहीं से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये ग्राफ ऐसा चलेगा, ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है वो ऐसे चलने लग गया है अब, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया है। इस 90 को ही हम बोलते हैं फाई, यानी कि फेज डिफरेंस। तो अगर आपके इक्वेशन में कुछ फेज डिफरेंस है, एडेड है, तो आपका ग्राफ चेंज हो जाता है। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है। अगर आप पुराने वाले को ग्राफ देखें और अगर आप इसको यहां से स्टार्ट करते तो आपको यही वाला ग्राफ मिलता। देखो बच्चों, क्या स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ का चेंज हो गया, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, है ना। तो फेज के आ जाने से ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, दैट्स इट। यानी कि किसी भी टाइम पे फंक्शन की वैल्यू पहले कुछ और थी, अब उस फंक्शन की वैल्यू अलग हो गई उसी टाइम पे। t इक्वल टू 0 पे पहले फंक्शन 0 आ रहा था, अब t इक्वल टू 0 पे फंक्शन 1 आ गया, यानी कि ग्राफ हो गया है शिफ्ट। समझ आया सभी को, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट ये फॉर्मूले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने आपको बता दिया था। k इज इक्वल टू 2π/λ होता है, याद है हमें, है ना। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। v इक्वल टू f लैम्डा होता है। अच्छा, ये जो डेल्टा फाई है यानी कि फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला होता है kx2 - x1। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है k इंटू x2 - x1। ये आप याद कर लो एक बार, और इसको थोड़ा सा ना फील करते हैं, मजा आ जाएगा अभी। ठीक है, आपको मैं इसको फील कराता हूं। ठीक है, ग्राफ शिफ्ट वाला फिर से बताऊंगा और इसको एक बार फील कराता हूं। देखो फॉर्मूला क्या आया डेल्टा फाई का, k इंटू x2 - x1 या फिर x1 - x2। ठीक है, इसको आप एक बार फील करो बच्चों। ये फॉर्मूला कौन से चैप्टर में देखा है? एक और चैप्टर में देखा होगा जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। फेज डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच का 2π/λ इंटू डेल्टा x होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने एक ग्राफ बनाया, मान लीजिए ऐसा। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनाया। एक बार सब लोग सोच के बताएंगे मुझे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या लिखूं इसको बच्चों? क्या इसे ही हम वेवलेंथ कहते हैं? थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत अच्छी फील आएगी इस डिस्कशन के बाद में। क्या मैं इसको बोलता हूं वेवलेंथ बच्चों, है ना, वेवलेंथ कहता हूं मैं इसको, यानी कि ये लैम्डा है। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता है जो कि लैम्डा है, जिसको हम डेल्टा एक्स भी कहते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ना फेज डिफरेंस निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो बच्चों फेज डिफरेंस कितना होगा? देखो फॉर्मूला है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। और बताइए उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? x2 - x1 कितना है? लैम्डा ओनली। तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा, आपको फेज डिफरेंस मिलेगा 2π यानी कि 360 डिग्री। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री को आप जीरो भी तो लिख सकते हैं, 0 डिग्री एक ही बात है। इसका मतलब हुआ बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, दे आर एट सेम फेज, दे आर एग्जैक्टली एट सेम फेज, क्योंकि फेज डिफरेंस 360 या फिर 0 आ रहा है। थोड़ा सा और इसको फील करो। क्या मैं एक और वेव बना सकता हूं यहां पे, दूसरी वेव? ये देखो, अब देखो इस वेव का ये वाला पॉइंट और पहली वाली वेव का ये वाला पॉइंट, यानी कि इस साइकिल का ये वाला पॉइंट देखो, है ना, ये वाला पॉइंट, और इस वाली साइकिल का ये वाला पॉइंट देखो, क्या दोनों एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है बच्चों? सोचो इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए यहां पे। पहला साइकिल का बिगिनिंग पॉइंट है वो, और दूसरे साइकिल का बिगिनिंग पॉइंट है ये। क्या दोनों सिमिलर पॉइंट्स नहीं है? बिल्कुल सिमिलर पॉइंट्स हैं, और ये सारे सिमिलर पॉइंट्स जो हैं वो सेम फेज पे होते हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। और जब मैंने आपको वेवलेंथ की डेफिनेशन समझाई थी तो वहां पे यही बोला गया था कि ये उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है जो सेम फेज पे पाए जाते हैं। याद करो, सब कुछ रिलेट करो, मजा आएगा बहुत, है ना बेटा। फिजिक्स यहीं पे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो जाती है, इन्हीं चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यानी कि अभी अभी हमने क्या सीखा बच्चों? इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, क्योंकि वो दोनों सिमिलर पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट इस साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पॉइंट इस साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये सारे के सारे सिमिलर पॉइंट जो हैं, जो लैम्डा डिस्टेंस पे हैं, उनका फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। समझ आ रहा है सभी को, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब ना मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि मान लीजिए मैंने एक वेव जो है वो ऐसे ड्रॉ किया, है ना, ऐसे ड्रॉ किया, अभी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, रुक जाओ, ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, आपको मुझे बताना है बच्चों कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? डेल्टा फाई। ठीक है, डेल्टा फाई बताना है। यहां से जो लर्निंग होगी वो ऑसम होगी बच्चों। तो ध्यान से सोच के बताओ, यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है, मुझे बताना है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो ये लेंथ पता करिए, ये लेंथ कितनी है। क्या ये हाफ ऑफ वेवलेंथ है? देखो यहां से यहां तक एक वेवलेंथ होगा, यानी कि लैम्डा, करेक्ट। तो यहां से यहां तक वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? λ/2। तो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है λ/2। पाई आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप ऐसा लिखोगे कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो आपको क्या मिलेगा? 2π/λ इंटू λ/2, करेक्ट। डेल्टा एक्स तो λ/2 है।
अब ये लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, फेज डिफरेंस आ गया पाई का, है ना, पाई पाई का हिसाब लेंगे हम लोग, तो पाई का यहाँ पे फेज डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट पाई का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये सारा कुछ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिया वो ऐसा कुछ था, है ना, और हमने जो 2 पॉइंट्स लिए थे इस डायग्राम में, वो था एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। तो अगर इस पॉइंट से शुरू होने वाली वेव को ड्रॉ किया जाए तो क्या वो वेव ऐसी दिखाई देगी? बिल्कुल सही है ना, ये पहली वाली वेव है जो इस पॉइंट से शुरू होती है। और अगर मैं एक दूसरी वेव ड्रॉ करूं बच्चों जो इस पॉइंट से शुरू होती है, मान लो इस पॉइंट से शुरू होने वाली वेव, तो वो कैसी दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी क्या बच्चों? इन्वर्टेड टाइप्स, है ना, इस पॉइंट से शुरू होने वाली वेव यही तो है, तो वो ऐसी दिखाई देगी। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई का होता है, यही तो सीखा है अभी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का फेज डिफरेंस पाई का है। तो जब आपको ऐसी कोई 2 वेव्स दिखाई देती हैं, आप समझ जाना वो आउट ऑफ फेज हैं, यानी कि 180 डिग्री का इसमें फेज डिफरेंस है। फील आ रही है क्या? तो जब वेव इन्वर्टेड हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है यानी कि उल्टी हो जाती है, तो वहां पे फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का। अब ये आप बहुत जल्दी अभी देखने वाले हो वेव रिफ्लेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। अगर वेव उल्टी हो गई तो पाई का फेज डिफरेंस आता है। ये सबको क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। आई एम रियली एंजॉइंग टीचिंग यू। बच्चों थोड़ी सी सीरियस क्लास है, क्योंकि देखो सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि भाई अच्छा चैप्टर है ना, मजाक मजाक भी चलता रहेगा बीच में, बट हाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से चलनी चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने देखा है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 2 साइन 100 पाई टी माइनस 20 पाई एक्स पाई बाई 3, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, बताओ इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कितना है वेव का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, स्पीड ऑफ वेव कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है। चलो करो एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो क्या आ रहा है आपका आंसर। अच्छा, एम्पलीट्यूड निकालना क्या बहुत आसान है? एम्पलीट्यूड तो इन दोनों को कंपेयर कर लो यार, 2 आ जाएगा। समझ आया क्या सभी को? कंपेयर करना है बस दोनों ग्राफ को, जनरल सॉल्यूशन से जो इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर करो। देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे बाहर लिखा जाता है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना रिटर्न है? 2, तो आप क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड, तो 2 आ गया, डन एंड डस्टेड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि बच्चों ओमेगा निकालना है, ठीक है। ओमेगा टी के जगह पे यहां पे क्या लिखा हुआ है? 100 पाई इंटू टी, यानी कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई इंटू टी, टी और टी कैंसल, ओमेगा की वैल्यू भी आ गई 100 पाई। समझ आ रहा है? ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 100 पाई आ गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पूछ रहा है वेवलेंथ, है ना। अब देखो वेवलेंथ के लिए आप क्या करोगे, यहां पे लिखा है k इंटू एक्स, राइट, यहां पे लिखा है k इंटू एक्स, और यहां पे लिखा है 20 इंटू पाई इंटू एक्स, है ना। इसको ब्लैक से ड्रॉ करता हूं मैं, देखो यहां पे लिखा है 20 इंटू पाई इंटू एक्स। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एवरीवन कि k इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 पाई इंटू एक्स हो जाएगा? सोच के देखो एक बार, है ना, k इंटू एक्स बराबर 20 पाई इंटू एक्स हो गया। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है? 20 पाई, है ना, x और x कैंसिल, k की वैल्यू है 20 इंटू पाई, और k को आप लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 20 इंटू पाई, पाई और पाई कैंसिल हो गए, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/20 यानी कि 0.1, डन एंड डस्टेड। लैम्डा भी आ गया 0.1, ठीक है। अब ये जो 2 चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बच्चों ये मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे आप। ये SHM है, सोच के देखो, जब वेव चल रही है तो उस टाइम पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बच्चों? व्हाट काइंड ऑफ मोशन पार्टिकल्स आर डूइंग? पार्टिकल्स का SHM चल रहा है, वो अपने धुन में मगन है ना। वेव अपना वेव चल रही है, सिंपल हार्मोनिक वेव, बट पार्टिकल जो है वो SHM कर रहे हैं। जब पार्टिकल्स SHM कर रहे हैं तो आपको पता है SHM में मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे पाई जाती है,
और इसका फॉर्मूला होता है a इंटू ओमेगा। बेटा माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड बताना था, ठीक है, तो माइनस की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, और पार्टिकल्स अगर एसएचएम कर रहे हैं तो एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड होती है a ओमेगा। तो अगर आपको मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है, आप लिखेंगे a विच इज 2 इंटू ओमेगा विच इज 100 इंटू पाई। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा मैक्सिमम स्पीड का। और वैसे ही अगर आपसे a मैक्स पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो अब आप ओमेगा स्क्वायर इंटू ए जब कर देंगे तो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक बार देखो क्वेश्चन को, सब लोग सबके सब एक बार निहारते रहो इसे, ठीक है, और इसके साथ दोस्ती कर लो बहुत जल्दी से। समझ आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया हुआ है, कंपेयर किया तो ए आ गया, ओमेगा आ गया, लैम्डा मिल गया हमें। अगर मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, ए ओमेगा हो जाएगी स्पीड मैक्सिमम। और अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। राइट एवरीवन? तो यहां से ऐसी ऐसी वैल्यूज आएंगी भाई, देख लो एक बार, मैच कर लो, क्या सारी वैल्यूज यही आई थी? सच सच बताओ, मजा आ रहा है क्या क्लास में? देखो लर्निंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। हमने पिछली क्लासेस में देखा था 1 घंटे की क्लास लेते थे, है ना, 30-35 मिनट पढ़ते थे और फिर हम करते थे मेंटी, तो आपको लर्निंग कम मिलती थी। बट ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को डर लगता है, तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ लंबे समय के लिए ताकि मैं आपका डर निकाल सकूँ वेव्स चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मज़ा आ रहा है? यस एवरीवन? चलिए, तो ऐसे ही बने रहना लास्ट तक, ठीक है। और जिन बच्चों को पता नहीं है उनके एक बार बता भी दो कि हमारी क्लास चल रही है यहाँ पे, है ना। और वैसे क्या सीन है आपके घर पे, क्या सीन है आपके शहर पे? मुझे पता है लॉकडाउन ही चल रहा होगा, है ना, घर पे ही बैठे होगे। खाने वाने को है ना सामान, बता देना मुझे यार, नहीं तो, है ना, आई विल हेल्प यू आउट। कुछ ना कुछ तो करेंगे जुगाड़, है ना। सो आई होप बिल्कुल खाने वाने का सामान है, सब कुछ सही है, खाना वाना बनाओ बनवाओ जो भी है, और घर पे बैठो आराम से। वैसे आजकल देखो लोग अपने घर पे अगर मेड रखते थे, पहले कुक रखते थे, उनको भी नहीं बुला रहे हैं आजकल, है ना, क्योंकि लॉकडाउन है, तो घर पे खुद ही खाना बनाना पड़ रहा है। तो आजकल हम भी बना रहे हैं वैसे खाना, है ना, हम भी बर्तन धो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं बच्चों, क्या करें। तो आई होप आप लोग भी अपने घर पे अपने घर वालों का हाथ बटा रहे होगे, क्योंकि उन पे भी थोड़ा सा लोड आ जाता है, थोड़ा बहुत कर लिया करो, है ना। गौरव अग्रवाल कह रहा है मुझे डंडे पड़े, क्या कर रहा था तू? पक्का बाहर जाके सेल्फी ले रहा होगा, है ना। सेल्फी वालों को तो बहुत ज़्यादा डंडे पड़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से उनको 2 और मारने चाहिए मेरी तरफ से भी। मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में भी लोग जाके वहाँ सेल्फी ले रहे हैं, बताओ, मास्क लगा लगा के, बहुत गलत बात है। खैर, अच्छा बच्चों, हमारा 21 डे चैलेंज चल रहा है, उसमें आप लोग कुछ करने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ इस 21 डे चैलेंज में ना, वो कीबोर्ड होता है ना, पियानो टाइप्स, वो बजाना सीखूँ मैं। मेरे पास है वो, बहुत पहले मैंने खरीदा था, बट अभी अच्छे से मैं सीख नहीं पाया हूँ। तो वेदांतु ने 21 डे चैलेंज लॉन्च किया है। आई एम गोइंग टू लर्न प्लेइंग कीबोर्ड। उसमें मैं उसमें कुछ गाने बजाऊंगा, आप लोग भी अपना अपना कुछ डिसाइड कर लो क्या करने वाले हो। आपका चैलेंज सबसे अच्छा हो सकता है 21 डे चैलेंज में फिजिक्स अच्छी कर लेनी है ना। तो आज से शुरुआत करते हैं उसके 21 डे चैलेंज में वेव्स के साथ, है कि नहीं यार। मास्टरिंग फिजिक्स, क्या बात है सब्यसाची, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और बच्चों हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हम आपसे क्या मांगते हैं? एक छोटा सा लाइक, तो लाइक कर देना यार वीडियोस को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आप सभी के लिए, करिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आंसर दीजिए। चलिए एवरीवन। सोना इज डूइंग गार्डनिंग, क्या बात है। रंजन डांस करेगा और हमारे लिए वीडियो बना के अपलोड करेगा, बहुत अच्छे रंजन, क्या बात है यार। वीडियो बना देना और भेज देना मुझे, हम अपने चैनल पे भी अपलोड कर देंगे अगर आपने बहुत अच्छा डांस किया तो, ठीक है। और अगर बुरा डांस किया तब तो पक्का अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत मजा आएगा देखने में। तो यस, रंजन ने चलो प्रॉमिस कर दिया है, डांस वीडियो भेजने वाला है हमें, है ना, 21 डे चैलेंज में। क्या बात है यार। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ जी। सो बेटा यहाँ पे कोई यूनिट गिवन नहीं है, तो जो गिवन है वो सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। हो सकता है ये y इज इक्वल टू 2 साइन पाई, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना चाहिए था, लिखा हुआ नहीं है। अच्छा लिखा तो है, देखो सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में ही आपका आंसर आ जाएगा, बस फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द आंसर। तो ज्यादातर बच्चे 400 कह रहे हैं, आई थिंक 400 सही आंसर होगा, देखते हैं। तो क्या है वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला? कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही होता है ना। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ टाइम कितना है, 200 है, करेक्ट, तो 200 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 0.5, तो 200 अपॉन 0.5 विल बी 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार डायरेक्शन बताना मुझे, प्लस एक्स की तरफ जाएगा या माइनस एक्स की तरफ?
कम ऑन एवरीवन, प्लस एक्स डायरेक्शन होगा या माइनस एक्स होगा, बताइए। इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स। रीजन क्या है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, t का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऑपोजिट है, तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। चलिए नाइस एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक है, देखो इस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग्स। एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ वेव के ना अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो आपको पता ही है। एक वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। तो अगर वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर एक इक्वेशन गिवन है ax प्लस बी टी के टर्म्स में, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। बट एक और पॉसिबिलिटी होती है कि एक स्ट्रिंग गिवन होगा और स्ट्रिंग का टेंशन पता होगा आपको, तो निकालना है उस स्ट्रिंग में कितनी तेजी से वेव चलेगी। जैसे आप करते होंगे ना रोप लेके, है ना, उसमें थोड़ा सा एक पल्स प्रोड्यूस किया तो वो आगे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटू सा वीडियो दिखाता हूँ, आपको काफी मजा आएगा उसको देख के, ठीक है। तो पल्स प्रोड्यूस करेंगे आप ऐसे कुछ, देखिए। सो ये देखिए, यहाँ से आपने ऐसे पल्स प्रोड्यूस करने के लिए ये किया, है ना, यहाँ से एक छोटा सा वाइब्रेशन दिया, छोटा सा पल्स क्रिएट किया, वेव प्रोड्यूस हो जाती है। दिख रहा है सभी को, है ना। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, देखो, ठीक है। तो ऐसे फिक्स्ड एंड से पकड़ के ये पल्स प्रोड्यूस कर दिया हमने। तो ये जब आप करेंगे ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव उसकी टेंशन पे डिपेंड करता है कि टेंशन कितना है वायर पे। दिख रहा है सभी को, है ना। एक पल्स प्रोड्यूस किया, वेव चल रही है, ये वेव किस स्पीड से जाएगी ये टेंशन पे डिपेंड करता है। और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ वेव का अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ठीक है। अंडर रूट टी अपॉन म्यू इसका फॉर्मूला होता है। टी इज द टेंशन एवरीवन, और ये जो म्यू है इसको हम बोलते हैं मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। और म्यू का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ करेंगे तो आपको म्यू मिलेगा। अब क्वेश्चन आपको सिंपल से आएंगे नीट में, टेंशन गिवन होगा, मास पर यूनिट लेंथ गिवन होगा, आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी होती है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, देखो। अ स्ट्रिंग ऑफ 7 मीटर लेंथ हैज मास 0.035, ठीक है। तो हमें लेंथ पता है स्ट्रिंग का, हमें मास पता है स्ट्रिंग का। वो कह रहा है हमें कि इफ टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 60.5, तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग। चलो करो एक बार एवरीवन। यस गाइस, ट्राई करिए। स्ट्रिंग है, लेंथ इसका 7 मीटर है, और इसका मास है 0.035 kg। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 60.5, तो हमको बताना है स्पीड ऑफ द वेव कितना होगा। चलिए एवरीवन, हाँ बताइए। कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, 110, है ना। चलो चेक करते हैं, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई म्यू, यही तो फॉर्मूला है ना। कैलकुलेटर यूज नहीं करना, हाँ कैलकुलेटर यूज बिल्कुल नहीं करना है। टेंशन हमें गिवन है 60.5, और बच्चों ये जो म्यू है ये होता है मास अपॉन लेंथ। तो मास कितना गिवन है हमें, 0.035 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले तो लेंथ यानी कि 7 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है बच्चों, बताना एक बार मुझे। 0.035 है, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, है ना। तो ये 0.05 आ जाएगा। और जब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी के फॉर्मूले में, सिर्फ आपको सॉल्व करना है 60.5 अपॉन 0.035 divided by 7. When you will solve it, you should be getting the answer as 110 itself, है ना। तो 110 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, आप कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो आई थिंक सॉल्व करने के बाद ना ये 12100 ऐसा कुछ आ रहा होगा। इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो आई थिंक 12100 कुछ आ रहा होगा, है ना। ट्राई करना। तो फिर ये अंडर रूट करेंगे जब आप, तो 110 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड बी केयरफुल अबाउट सच क्वेश्चंस एवरीवन। वाओ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब ये वेव रिफ्लेक्शन आपको ना वेव ऑप्टिक्स में भी सिखाया जाता है। मुझे नहीं पता सच में कि कितने लोगों ने सुना होगा, मैं एक स्टेटमेंट मारता हूं। जब एक लाइट रेयरर मीडियम से चल के डेंसर मीडियम से टकराती है, मान लीजिए इस तरफ रेयरर मीडियम है और इस तरफ अगर डेंसर मीडियम है,
तो लाइट के फेज में 180 का फेज डिफरेंस आ जाता है। कितने लोगों ने सुना है ये, सच बताओ। जब एक लाइट रेयर मीडियम से चल के आ रही है और वो डेंसर मीडियम से टकराती है ना, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है। सुना है कभी, है ना। तो ये होता है वेव रिफ्लेक्शन की वजह से। मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब ये वेव रिफ्लेक्शन ना दो टाइप का हो सकता है बच्चों। एक एनिमेशन दिखाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले बहुत मजा आएगा आपको, एनिमेशन देखिए एक बार। तो अगर वेव रिफ्लेक्शन एक फ्री एंड से हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे ना फ्री एंड सेलेक्ट कर रखा है। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, फ्री एंड। अब मैं इस वेव को जो है रन करने वाला हूं। देखो मैंने वेव को किया रन, आपको रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखेगा, देखो, है ना। सो स्पीड बढ़ाने का है क्या, काफी स्लो चल रहा है, चलो ठीक है। ये वेव आई, उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई फ्री एंड से और वापस चली गई। अगर आप इसका देखेंगे तो क्रेस्ट आया था और क्रेस्ट ही वापस गया है, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बना, यानी कि वेव इन्वर्ट नहीं हुई है। तो अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ध्यान से देखना, एनिमेशन दिख रहा है सभी को। अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है। वेव जैसे आई थी ना वैसे के वैसे वापस चली जाती है। बट बच्चों अगर ये रिफ्लेक्शन हमने फिक्स्ड एंड से लिया, अब ध्यान से देखना, मैं फ्री एंड से चेंज करके फिक्स्ड एंड पे जाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मैंने फिक्स्ड एंड पे चेंज कर दिया। अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये पलट गई वेव, इन्वर्ट हो गई, देख रहा है ना। अब ये वेव जो है वो पलट जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, देखो फिक्स्ड एंड से पलट गई वेव, मतलब इन्वर्ट हो गई। तो इन्वर्ट होने से कितना फेज डिफरेंस आता है, 180 का फेज डिफरेंस आता है। एम्पलीट्यूड सेम रहता है बट फेज में कितना डिफरेंस आ जाता है, 180। अभी अभी सिखाया था क्या, अगर कोई वेव इन्वर्ट हो जाती है तो फेज डिफरेंस 180 का आ जाता है ना बच्चों। तो ये क्रेस्ट जो है वो ट्रफ बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं वेव रिफ्लेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, वो ये है कि अगर आपका फिक्स्ड एंड से वेव का रिफ्लेक्शन होता है और अगर वेव इस डायरेक्शन में आ रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का। समझ आ रहा है, पाई पाई का हिसाब लेना है ना, समझ आ रहा है एवरीवन। तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। अब ये जो फिक्स्ड एंड है ना, इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है रेयरर टू डेंसर। डेंसर मतलब फिक्स्ड, ऐसा मान लो आप, ठीक है। रेयरर से निकल के लाइट डेंसर की तरफ जा रही है तो वो फिक्स्ड एंड के एनालॉगस है, सिमिलर है, ठीक है। बट अगर इसका उल्टा हुआ, यानी कि फ्री एंड है, फ्री एंड का मतलब अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जाती है तो कोई भी फेज चेंज नहीं आता है। अभी अभी हमने देखा था अगर वेव ऐसे आई है तो वैसे ही वापस चली जाती है। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन, वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड रिस्पॉन्स। तो कब इन्वर्ट होगा, जब फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में आपको पढ़ाया जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुना होगा ना आपने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर आपने यहां पे सुना होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, ये सब आपने सुन रखा होगा। तो दो वेव के पल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके इंटरफेरेंस से कभी तो कंस्ट्रक्टिव होता है कभी तो डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है एवरीवन, फोकस कर रहे हैं क्या सब लोग, एक बार लिखो चैट बॉक्स में क्या आप फोकस कर रहे हो। एक और एनिमेशन दिखाऊंगा, पूरी पूरी फील आएगी। सब लोग फोकस कर रहे हैं क्या, एक बार बताइए मुझे चैट बॉक्स में, कम ऑन एवरीवन, यो लिखो चैट बॉक्स में इफ यू आर फोकसिंग राइट नाउ, राइट। चलिए फोकस बहुत जरूरी है बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अगर फोकस नहीं करेंगे ये पूरा का पूरा जो मेहनत है वो पानी में चला जाएगा, ठीक है, और वेव बन जाएगा वहां पे। चलो खैर, हम आपको एक और चीज पढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द वेव रिफ्लेक्शन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले दोनों वेव हम ऐसे ले लेते हैं, देखो यहां पे आपको बच्चों दो वेव्स दिखाई दे रही होंगी और दोनों का क्रेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दोनों का क्रेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एनिमेशन स्पीड अभी थोड़ा सा स्लो करके ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरी पूरी फील आ जाए। ये दोनों वेव एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करना शुरू करती हैं। देखो जब वो ट्रैवल करती हैं तो उन पे इंटरफेरेंस होता है और वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। फिर से देखो एक बार, ठीक है, ये दो वेव एक तरफ आ रही थी, अभी तो दूर चली गई, फिर से वापस आएंगी, देखना। ये दो वेव दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे ट्रैवल कर रही हैं। जब वो एक दूसरे से मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाता है
ए प्लस ए एम्पलीट्यूड हो जाता है 2a। ध्यान से देख लो एक दो बार इसको, है ना, पूरी पूरी फील ले लो यहां से। इसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, ये रहा, दिख रहा है सभी को। सो दो वेव एक दूसरे की तरफ ऐसे जा रही हैं और ये ऐसे एक दूसरे के साथ मिलके सुपर पोजीशन दे रही हैं। ठीक है बच्चों, नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा ये कैसे मैटर करता है? अगर तुमने आज वेव्स पढ़ लिया तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे लिए। अब कुछ लोगों को बस यही एंजाइटी ही चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ मजे ही करने लाइफ में कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। अगर इनको न्यूज आ जाएगी ना कि पोस्टपोन हो गया या नहीं हुआ है, तब जाके वो शांत हो जाएंगे। तो पढ़ाई वो पहले भी नहीं कर रहे थे, बाद में भी नहीं पढ़ेंगे। बेटा पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पोस्टपोन होगा नहीं होगा, जब भी होगा आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि क्या मुझे कंसेप्ट्स आते हैं। अगर पोस्टपोन हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अलग बात है। आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है पहले। ठीक है, तो सब लोग एक बार फोकस करेंगे चैट बॉक्स में। नीट पोस्टपोन होने की बात कोई नहीं करेगा। ध्यान से समझ में आ रहा है सभी को? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबको समझ में आया क्या? चमका है क्या? देखो, जब दो वेव्स एक डायरेक्शन में मिलती हैं कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, अब आपको मैं पढ़ाता हूं डिस्ट्रक्टिव। देखो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, अब मैंने दूसरी वेव को ना उल्टा कर दिया। देखो इन्वर्ट कर दिया एक को, दुखी आत्मा एग्जैक्टली एक को मैंने इन्वर्ट कर दिया। अब मैं चलाता हूं एनिमेशन। अब ध्यान से देखना क्या होगा जब वो मिलेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू करें, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं बॉलीवुड के हीरो हीरोइन की तरह। और ये जैसे ही एक दूसरे से मिले यहाँ पे देखो जीरो हो गया। दिख रहा है ब्लैक लाइन को? ध्यान से देखो, ऑरेंज वाला दिखा रहा है पहला वेव, ब्लू वाला दिखा रहा है दूसरा वेव, और मैंने एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे इसको रोका है एवरीवन। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फ्लैट हो गया यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया जीरो। ठीक है, इससे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब क्रेस्ट और क्रेस्ट आके मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं तो क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला क्या है? क्रेस्ट है, नीचे वाला क्या है? ट्रफ है। तो नेट कितना मिला आपको? जीरो। बट अगर आप इसका उल्टा लेंगे यानी कि दोनों क्रेस्ट लेंगे तो 2a एम्पलीट्यूड मिल जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्लियर है क्या एवरीवन? इतनी फील आपको पहले कभी नहीं मिली होगी वेव में जो आपको आज फील में देने वाला हूं। ठीक है, तो देखो ये दोनों मिले और ये आपको मिल गया जीरो। ठीक है, बट अगर मैंने उनको फिर से सेम कर दिया तब जब वो मिलते हैं, अब ध्यान से देखना एक बार, सेम कर दिया दोनों को यानी कि दोनों का क्रेस्ट एक साथ कर दिया। अब वो जब एक दूसरे से मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा, मिलन होने वाला है। मिलन अभी आधा अधूरा है। तो ये देखिए, ये जब मिले एक दूसरे से तो क्रेस्ट और क्रेस्ट मिले हैं तो आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सुपर पोजिशन हो गया। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, आपको सिंपल चीज जो मेरे को पढ़ानी है वो ये है, वो है सुपर पोजिशन के बाद स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव क्या होता है अब आप ध्यान से देखना। ठीक है, एक और एनिमेशन, ठीक है, छोटा सा एक और एनिमेशन जिससे आपको स्टैंडिंग वेव की पूरी पूरी फील आ जाएगी। देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको आप। एक जो रेड वाली वेव है ना, वो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही होगी। दिख रही है क्या सभी को? लेफ्ट की तरफ जाती हुई। और जो ब्लू वाली वेव है वो राइट की तरफ जा रही है। तो जब रेड वाली वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है, राइट वाली वेव राइट की तरफ जा रही है, यानी कि ब्लू वाली, उन दोनों में सुपर पोजिशन हो रहा है। उन दोनों के सुपर पोजिशन से जो नई वेव बनी वो है पिंक वाली वेव। ठीक है, तो रेड लेफ्ट की तरफ, बॉलीवुड का हीरो हीरोइन वाला सीन है ना, तो रेड जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ब्लू जा रहा है राइट की तरफ, और जो सुपर पोजिशन से बना है वो है पिंक। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप में दिखाता हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होने वाला है। देखो इस पोजीशन पे अगर मैंने एनिमेशन को रोक दिया तो बच्चों देखो ऑलमोस्ट जो पिंक वाली वेव है वो जीरो एम्पलीट्यूड की है ना। ऐसा क्यों है आप देखना, क्योंकि क्रेस्ट और ट्रफ का इंटरफेरेंस हो रहा है ना। क्रेस्ट है यहाँ पे और यहाँ पे ट्रफ है, यहाँ पे ट्रफ है इसका और इसका क्रेस्ट है। ऐसे में क्या होता है बताइए एक बार? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। फील लेने बहुत जरूरी है। देखो क्रेस्ट और ट्रफ, ट्रफ और क्रेस्ट, जब भी ऐसा होगा तो ओके, कैन यू हियर मी एवरीवन? क्या आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? बफरिंग, ओके बच्चों अभी आ रही है क्या आवाज? एक बार देख लो, सब सही है? बिल्कुल सही कर दिया अभी सब कुछ, है ना? सब सही है अभी?
एक बार यो लिख दो चैट बॉक्स में अगर सब कुछ सही है तो। सब सही है ना? चलिए वेरी नाइस। चलिए आ जाते हैं अब वापस से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है बच्चों, बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी इश्यूज होते रहते हैं, है ना। अब ध्यान से देखना एवरीवन, इस बार क्या हो रहा है, मैंने स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन को जब आगे बढ़ाया, मैंने इस बार इसको रोका है कंस्ट्रक्टिव पे, यानी कि क्रेस्ट और क्रेस्ट। जब ये क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहे हैं तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से डिस्ट्रक्टिव करें क्या? फिर से एक बार डिस्ट्रक्टिव करते हैं, है ना। फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, चलो डिस्ट्रक्टिव में लेके आते हैं। ये देखो मैंने आगे बढ़ाना शुरू किया एनिमेशन को, और फिर से जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कम होने लग गया है। अब देखो फिर से मैं डिस्ट्रक्टिव के बहुत पास पहुंचने वाला हूं, देखो डिस्ट्रक्टिव हो गया, है ना। ये डिस्ट्रक्टिव में लाके रोक दिया मैंने। तो क्रेस्ट और ट्रफ जब मिल रहे हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। अब इस एनिमेशन को प्ले कर देते हैं। देखो इसको जब आप प्ले करेंगे हाई स्पीड में तो आपको स्टैंडिंग वेव ऐसी दिखाई देगी। जब आप इसको प्ले कर देंगे राइट, तो ये स्टैंडिंग वेव है पिंक वाली। देखो तो रेड वाली वेव आपको लेफ्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ब्लू वाली वेव राइट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बट दोनों के इंटरफेरेंस से जो पिंक वेव बनी है ना, वो कहीं जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, वो अपने जगह पे ही ऐसे ऑसिलेट हो रही है। दिख रहा है सभी को? पिंक वाली जो वेव है वो कहीं जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि पिंक वेव ना तो लेफ्ट की तरफ जा रही है ना तो राइट की तरफ जा रही है, बट वहीं पे ऑसिलेट हो रही है। और इसी रीजन से इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो वहीं पे खड़ी है ना। द वेव इज स्टैंडिंग देयर इटसेल्फ, नॉट गोइंग एनीवेयर टाइप की फीलिंग आती है हमें, इसलिए उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। बच्चों बहुत मेहनत करके बहुत सारे एनिमेशंस ढूंढ के आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? राइट यू इन द चैट बॉक्स। किसी को अगर हेजी दिख रहा है तो अपना क्वालिटी ऑफ वीडियो बढ़ा लो, वो 480p पे होगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? ये स्टैंडिंग वेव होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टैंडिंग वेव में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है जो मैंने आपको समझानी है। कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे स्टैंडिंग वेव्स में, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 दिख रहा है सभी को। देखो एम्पलीट्यूड 0 दिख रहा है, वो बिल्कुल वाइब्रेट ही नहीं कर रहा, ऑसिलेट ही नहीं कर रहा। वैसे ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 0 है। करेक्ट बच्चों, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 0 है। देखो ये जिन जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड 0 होता है स्टैंडिंग वेव में, उसको हम प्यार से कहते हैं नोड। ठीक है, जहां जहां पे 0 होता है उसको हम प्यार से कहते हैं नोड, NODE। और जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जैसे ये वाला पॉइंट देखो, ये पिंक कुछ ज्यादा स्टाइल नहीं मार रहा, देखो यहां तक चला गया बिल्कुल मैक्सिमम तक। तो जहां पे मैक्सिमम होता है उसको हम कहते हैं एंटी नोड। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव में जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है उसे हम नोड कहते हैं, और जहां पे मैक्सिमम होता है उसको हम एंटी नोड कहते हैं। अब थोड़ा सा वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे और इसको खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव समझ में आ गया, दो वेव्स के सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव बन जाती है। ठीक है, और स्टैंडिंग वेव में नोड्स और एंटी नोड्स पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट, ये एक स्टैंडिंग वेव का स्नैपशॉट है, एक पिक्चर ले ली स्टैंडिंग वेव की और यहाँ पे डाल दिया। ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, और ये भी नोड हो गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। ये देखो ये एक वेव है यहां से लेके यहां तक, इसका जो वेवलेंथ कहलाता है वो लैम्डा कहलाता है, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। तो अगर आप दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस चाहते हो तो वो लैम्डा बाई 2 होगा। देखो ये एक नोड है, यहां पे एक नोड है, और ये लैम्डा के हाफ है। तो यहां से क्या सीखने को मिला? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? वो लैम्डा बाई 2 होता है। यहां पे भी लैम्डा बाई 2 हो गया। ठीक है, पहला नोड आपको मिलता है एट x इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे देखो ये पहला नोड है। दूसरा नोड मिलता है लैम्डा बाई 2 पे, यानी कि यहां पे मिला आपको दूसरा नोड। तीसरा नोड आपको मिलेगा लैम्डा पे, यानी कि यहां पे, और वैसे ही ये चलती रहेगी पूरी की पूरी कहानी। क्लियर हो रहा है क्या? नोड्स क्लियर हैं? एंटी नोड्स की बात करते हैं। ये एक एंटी नोड है। पहला एंटी नोड कहां पे मिला है? लैम्डा बाई 4 पे। देखो यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2 था, उसका हाफ कर दो, लैम्डा बाई 4। और दूसरा एंटी नोड जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है यहां पे मिला है, वो मिलता है 3 लैम्डा बाई 4 पे। तो देखना कंडीशन क्या होती है। नोड कहां कहां पे मिलेंगे आपको? 0 पे, लैम्डा बाई 2 पे, लैम्डा पे, ऐसे चलते रहेंगे आप। लैम्डा बाई 2 ऐड करते जाओ, नोड की कंडीशन मिलती जाएगी। एंटी नोड्स पहला कहां मिलेगा? लैम्डा बाई 4 पे, दूसरा मिलेगा 3 लैम्डा बाई 4 पे, एंड सो ऑन। तो हर बार इसमें भी लैम्डा बाई 2 ही तो ऐड करना है बच्चों, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 ही है। यानी कि सीखने वाली बात यहां से क्या है? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2, बट
एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। फिर से सुनना, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2, बट एक नोड और सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 4। क्लियर हो रहा है सभी को? एक बार रिफ्रेश कर लो इफ यू आर हैविंग एनी बफरिंग इशू, क्योंकि मेरी तरफ से सब सही है अभी। एक बार बताओ एवरीवन, राइट डाउन यो इन द चैट बॉक्स अगर ये समझ में आया तो सभी को। राइट एक बार यो लिख लिए। ऑर्गन पाइप भी करेंगे, डोंट वरी मोहिनी, है ना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा वेव होगा आज, है ना, इस 2 घंटे में पूरा का पूरा वेव हम खत्म करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत बढ़िया एवरीवन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड इन अ स्टेशनरी वेव इज, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड इज हाउ मच? कम ऑन एवरीवन। लैम्डा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 या फिर 2 लैम्डा, क्या होगा आंसर? डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड क्या होगा आंसर बताओ? सी होगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, लैम्डा बाई 4। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर पे, ठीक है, सीधा आपसे यही पूछ लेंगे कि बताओ एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन आपसे, है ना? चलिए, वेरी नाइस एवरीवन। ओके ओके, तो एक सेकेंड, हाँ सॉरी, इस पे नहीं जाना था, यहीं पे रहना था, सॉरी फॉर दैट। है ना, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, यानी कि अगर आपने एक स्ट्रिंग लिया, उसको फिक्स कर दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक्स बनते हैं, है ना। अभी कोई पूछ रहा था ना ऑर्गन पाइप वाला सीन, है ना, ऑर्गन पाइप में हार्मोनिक्स वाला सीन। फोन गिर गया था अभी, आवाज आई होगी, है ना, बट बच गया। हाँ, ऑर्गन पाइप्स वाला सीन, स्टैंडिंग वेव्स वाला सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हम फोकस कर रहे हैं अभी भी? आर यू फोकसिंग इन द क्लास एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको भी एक एनिमेशन से आपको दिखाएंगे। देखो, एनिमेशन नहीं बल्कि वीडियो। देखो, तो वीडियो में आप देखना एक बार ध्यान से कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सेकंड हार्मोनिक कहलाता है। आपने बस थोड़ा सा एक फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको सेकंड हार्मोनिक दिख रहा है यहाँ पे। जब वो इंसान इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो देखना क्या होगा, ठीक है। सो आपको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये थर्ड हार्मोनिक है। हार्मोनिक का मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं आपको अलग नंबर ऑफ लूप्स मिलते जाते हैं। देखो, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ लूप्स मिल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही वो फिर से स्पीड बढ़ाएगा, देखो, 5th हार्मोनिक, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और फिर से आप जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, है ना, अरविंद सर का फोन नहीं आया आज, हाँ, फिर से जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे 6th हार्मोनिक मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको हार्मोनिक्स मिलते हैं, ठीक है। हर हार्मोनिक की आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। ये स्टैंडिंग वेव्स ही बन रहे हैं बच्चों, सारे के सारे स्टैंडिंग वेव्स ही हैं, सिर्फ सब में नंबर ऑफ लूप्स अलग हैं। अगर आप सबसे पहले वाले में आ जाएंगे, यानी कि इसमें सेकंड हार्मोनिक में सिर्फ 2 लूप्स बने हैं, है ना, थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप्स बन रहे हैं, ऐसे नंबर ऑफ लूप्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि हार्मोनिक्स बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, प्लेलिस्ट आ गया ये, इसको रोक देते हैं और आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखो, तो बच्चों जो पहला केस बनता है वो बनता है 2 एंड्स के बीच में एक सिंगल लूप का, ठीक है। सिंगल लूप का अगर केस बन रहा है, सिर्फ मैं ये वाला एक्सप्लेन कराऊंगा, बाकी सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, सिंगल लूप अगर बन रहा है बच्चों, तो क्या हम बोल सकते हैं ये एक नोड है और ये भी एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड था, यहाँ पे फिक्स्ड था, तो ये नोड बन गया, ये भी नोड बन गया, है ना। 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है लैम्डा बाई 2 होता है, तो हम बोलेंगे लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 हो गया। ध्यान से सुनना, अगर लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 है तो मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू 2l हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो लैम्डा 2l आ गया। अब बच्चों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, क्योंकि v इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है 2l, तो पहली फ्रीक्वेंसी आती है v अपॉन 2l। ये मैंने आपको तरीका सिखाया लिखने का, ताकि आपको रटना ना पड़े कुछ भी, ठीक है। डायग्राम बनाओ, पहला वाला, एक लूप बनेगा, 2 नोड्स हैं, तो डिस्टेंस होगा लैम्डा बाई 2, यानी कि लेंथ इज लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू एल। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाइए, v अपॉन लैम्डा, v डिवाइडेड बाई 2l हो जाएगा, पहला फ्रीक्वेंसी बनके तैयार है, ठीक है। सेकेंड केस में 2 लूप्स बन रहे थे, राइट, सेकेंड में एक लूप एक्स्ट्रा बन जाएगा। एक लूप जब एक्स्ट्रा बनेगा तो देखो बच्चों, यहां पे एक नोड है, यहां पे एक नोड है, यहां पे एक नोड है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 यानी कि लैम्डा हो गया, है ना। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है 2v बाई 2l, ठीक है।
थर्ड केस में 3 लूप्स बन रहे हैं, 3v/2l हो जाता है। याद रखना है, पहले में v/2l, दूसरे में 2v/2l, तीसरे में 3v/2l, ऐसे बढ़ते जाते हैं आप, ठीक है। अब इसको कुछ नाम भी देते हैं हम लोग। देखो, पहले वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब होता है कि v/2l के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है। तो पहले वाले केस में 1 मल्टीप्लाइड है तो फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। सेकेंड वाले केस में आप देखेंगे ये 2v/2l है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड है v/2l के साथ, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। अभी ओवरटोन भी समझाऊंगा, डोंट वरी। तीसरे केस में आया 3v/2l, तो ये थर्ड हार्मोनिक बन जाता है। तो हार्मोनिक का मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या नंबर मल्टीप्लाई किया गया है। तो पहले वाले में 1 मल्टीप्लाई किया गया है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही है वो, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक है। सेकेंड में 2v/2l, नीट के लिए बेटा मोर देन एनफ है, ठीक है, नीट और जेईई मेंस के लिए मोर देन एनफ है, तभी तो लंबी क्लास ली है। ये हो गया सेकंड हार्मोनिक और ये हो गया थर्ड हार्मोनिक। बताइए हार्मोनिक्स क्लियर हुए क्या आपको। अब देखना, एक ओवरटोन भी लिखा है यहाँ पे, ये फर्स्ट ओवरटोन लिखा है, इधर सेकंड ओवरटोन लिखा है। इसका मतलब क्या है, पहले वाले केस में सिर्फ एक लूप बना था, राइट। दूसरे वाले केस में 2 लूप बने हैं, 1 + 1। द नंबर ऑफ लूप्स एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन इज नोन एज ओवरटोन। देखो, यहां पे एक लूप था, यहां पे कितने एक्स्ट्रा लूप आ गए, एक एक्स्ट्रा आ गया पहले वाले से, तो ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। यहां पे कितने एक्स्ट्रा आ गए, 1 + 1, 2 एक्स्ट्रा आ गए एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तो ये सेकेंड ओवरटोन कहलाता है। तो नंबर ऑफ लूप्स जितने एक्स्ट्रा बनते जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स, ठीक है। और हार्मोनिक्स क्या होता है, द नंबर मल्टीप्लाइड विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो v/2l के साथ 1 मल्टीप्लाइड है तो फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन्स क्या है, नंबर ऑफ लूप्स एक्स्ट्रा, ठीक है। एग्जैक्टली राहुल कुमार गुप्ता, नंबर ऑफ लूप्स एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन इज नोन एज ओवरटोन्स। क्लियर हुआ है क्या बच्चों, बताइए एक बार। सर आज पता चला ओवरटोन कैसे लिखते हैं, चलो बहुत बढ़िया, आज बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी आपको, है ना। ये क्लियर है एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें एक और केस होता है बच्चों, अगर आपने स्ट्रिंग लिया बट दूसरे एंड से इसको ओपन छोड़ दिया, ठीक है। पहला जो केस था वो दोनों साइड से क्लोज्ड था, है ना, दोनों साइड से फिक्स कर रखा था, ऐसे दोनों साइड से फिक्स कर रखा है तो दोनों साइड से नोड बन गया। फिक्स किया तो यहाँ पे नोड, एम्पलीट्यूड तो हो नहीं सकता फिक्स्ड में, यहां से भी नोड, एम्पलीट्यूड हो नहीं सकता। बट इसमें ये वाला एंड खुला छोड़ दिया तो ये एंटी नोड बन जाता है। खुला छोड़ दिया मतलब ये मस्त वाइब्रेट करेगा आराम से, है ना, ये वाइब्रेट करेगा मतलब ये एंटी नोड बन जाएगा, कोई इसको रोक नहीं रहा। तो इस केस में एक एंड में नोड बनता है पहले केस में, और यहाँ पे एंटी नोड बनता है। और आप सभी को पता है बच्चों, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4, यानी कि यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी λ/4। अगर लेंथ की वैल्यू λ/4 है बच्चों, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 4l हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज v/λ, तो इस बार वैल्यू आएगी v/4l। समझ आ रहा है सभी को। इस केस में यानी कि 1 एंड अगर आपने ओपन रखा है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है, v/4l आ जाती है। सेकेंड केस में यानी कि सेकेंड मोड में जब आप जाएंगे तो एक लूप आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। एक लूप जब आप एक्स्ट्रा लेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आती है 3v/4l और नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आती है 5v/4l। तो ओपन एंड में याद रखना बच्चों, पहली फ्रीक्वेंसी है v/4l, दूसरी फ्रीक्वेंसी है 3v/4l और तीसरी फ्रीक्वेंसी है 5v/4l। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने को है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है इस केस में। देखो, ये फर्स्ट हार्मोनिक है बट यहाँ पे क्या नंबर मल्टीप्लाइड है फर्स्ट हार्मोनिक के साथ, 3। यहाँ पे सीधा आपको थर्ड हार्मोनिक मिलता है। समझ आ रहा है बच्चों, ये थर्ड हार्मोनिक मिलता है सीधा। सेकेंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ऑल द इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग इन केस ऑफ स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। नेक्स्ट जो आपको मिला यहाँ पे 5v/4l है, ये सीधा फिफ्थ हार्मोनिक मिल जाता है आपको। यानी कि कहने का मतलब जितने भी इवन हार्मोनिक्स हैं वो सब गायब हो जाते हैं। पिछले केस में सारे हार्मोनिक्स मिल रहे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जब स्ट्रिंग फिक्स्ड है तो सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं। स्ट्रिंग अगर फ्री है एक एंड में तो सिर्फ आपको ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। ओवरटोन की अगर बात की जाए तो ये अभी भी फर्स्ट ओवरटोन ही है क्योंकि एक लूप एक्स्ट्रा आया है। ये अभी भी सेकेंड ओवरटोन है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लूप एक्स्ट्रा आया है, 2 लूप्स। एक बार यो लिखो यार चैट बॉक्स में। चलो बताओ, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, पानी बीच बीच से पी रहा हूँ वैसे।
बट बहुत देर से आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों और पूरा पढ़ा के जाऊंगा। डॉपलर्स इफेक्ट लास्ट टॉपिक है, वहां तक हम खत्म करेंगे। ये सबको क्लियर हुआ है क्या बच्चों, एक बार बताओ। ऐसे ही ऑर्गन पाइप भी बनता है, ठीक है, ऐसे सिमिलर जो है वो ऑर्गन पाइप भी बनेगा लेटर ऑन साउंड वेव में, वो आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले जल्दी से साउंड वेव स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने स्ट्रिंग वेव सीख लिया, ठीक है, फिक्स्ड एंड वाला सीख लिया, फ्री एंड वाला सीख लिया, सारा स्ट्रिंग वेव खत्म कर लिया है। अब आ जाते हैं साउंड वेव में बच्चों। साउंड वेव में जो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट बीटा डिवाइडेड बाई रो, और इस बीटा को हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। क्या कहते हैं इसको, बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। इस साउंड वेव की वेलोसिटी देने के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया, हमारे न्यूटन अंकल ने भी ट्राई किया, और न्यूटन ने जो इसकी वैल्यू दी थी, अपना अप्रोक्सीमेशन दिया था, वो थोड़ा सा गलत आया था, ठीक है, इट वाज नॉट गुड एट ऑल। तो फिर इसमें लैपलास ने एक करेक्शन दिया था, और वहां से हम इसको सीखेंगे कि न्यूटन ने क्या बोला और लैपलास ने क्या बोला, ठीक है। न्यूटन ने बोला था जब साउंड ट्रैवल करती है तो वो आइसोथर्मली ट्रैवल करती है। और बच्चों एक चीज आपको पता रखनी पड़ेगी कि आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस P के बराबर होता है, यानी कि प्रेशर के बराबर। इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, करने की जरूरत नहीं है। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस P के बराबर होता है। तो अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट बीटा बाई रो के जगह पे, बीटा के जगह पे P लिख देंगे, तो अंडर रूट P बाई रो हो जाता है। नॉर्मल प्रेशर होता है 1.01 10⁵ पास्कल, और एनटीपी पे डेंसिटी होती है एयर की 1.3। इसको जब रखा गया वैल्यूज को, तो वैल्यू आई साउंड की 279 मीटर पर सेकेंड, विच वॉज नॉट क्लोज टू द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आना चाहिए था 332, नहीं आया। फिर लैपलास ने बोला कि एक्चुअली ये आइसोथर्मली ट्रैवल नहीं करता, एडियाबैटिकली करता है, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सप्रेशन में बीटा यानी कि बल्क मॉड्यूलस ये दिया जाता है गामा इंटू पी से। तो इन्होंने बोला इंस्टीड ऑफ राइटिंग बीटा इक्वल टू पी, गामा इंटू पी लिख के देखो, सही आंसर आना चाहिए क्योंकि एडियाबैटिकली ट्रैवल करता है। तो गामा इंटू पी जैसी आप लिखेंगे, है ना, गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 लेते हैं डायटोमिक, तो 1.4 इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी जब किया गया तो हमें काफी क्लोज आंसर मिला। इसलिए इस चीज को हम लैपलास करेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, लैपलास ने। तो न्यूटन ने बोला आइसोथर्मल P बाई रो, नहीं आया आंसर, लेकिन लैपलास ने करेक्शन दिया, उसने बोला कि असल में गामा P बाई रो ले लो, तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब जो हमें वैल्यू लेना है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, वो क्या लेना है, गामा इंटू पी डिवाइडेड बाई रो। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये कैसे आता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से आता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी आप लिख सकते हैं इसको, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन को लिख सकते हैं मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट mw इंटू आर टी। फिर आप लिखेंगे इसको P इंटू mw इज इक्वल टू, ये मास है, ये वॉल्यूम इधर आया, ये डेंसिटी बन जाएगा रो आर टी, है ना। तो P अपॉन रो की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, यहां से आर टी डिवाइडेड बाई mw यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। तो इसलिए P बाई रो को रिप्लेस करो आर टी बाई एम से, तो ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा इक्वेशन आपने एक और जगह देखा है, आरएमएस वेलोसिटी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अंडर रूट 3 आर टी बाई एम, याद रखना वहां पे भी ऐसा ही फॉर्मूला आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, और यहां पे भी ऐसा ही फॉर्मूला आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। बच्चों याद रख लो फॉर्मूला, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला याद रख लीजिए। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम। क्लियर हो रहा है क्या। अब देखिएगा ध्यान से, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है डायरेक्टली। प्रेशर पे डिपेंड करता है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर इंक्रीज किया ह्यूमिडिटी को तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये जो चीजें मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स ऑन, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर सेम रखा तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपने इंक्रीज कर दी तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। एम्पलीट्यूड पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ है क्या एवरीवन, चलिए बताइए एक बार। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी बाकी हैं, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट इजी भी है, ठीक है, बट यहां तक क्लियर हुआ है क्या, तो एक क्वेश्चन कर दो, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड
in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin is? चलो everyone try this question. All of you have to try this question. लग जाओ काम पे और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका. ओके, आई कैन सी योर चैट्स नाउ. बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन एंड हीलियम एट 300 केल्विन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सुबु इज सेइंग ए, अनीता इज सेइंग बी, अनमोल सेइंग ए. कब तक चलेगा? आधे घंटे और चलेगा बेटा, ठीक है, हाफ एन आवर मोर, 4 बजे तक. ओके, शिवा इज सेइंग बी. बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं और कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं, है ना. चलो देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है. सही आंसर है √3/5 यानी कि सी. बहुत अच्छे एवरीवन, सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना. √3/5 इसका सही आंसर होगा. आई थिंक ये √3/5 पूरे में ही होना चाहिए. देखो यहाँ पे कुछ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है. देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या देखा, गामा आर टी डिवाइडेड बाई mw, राइट. ये जो नाइट्रोजन गैस है बच्चों, ये डायटोमिक होता है और डायटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 7/5. ये हीलियम जो है वो कैसी गैस है? ये मोनोटॉमिक गैस है. मोनोटॉमिक गैस में जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 5/3 यानी कि 1.66. और मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना है? 28 और हीलियम का कितना है? 4. तो बस ये दोनों चीजें आपको कंसीडर करना था, वैल्यू रखना था एंड यू विल गेट द आंसर. कुछ लोग इसमें गामा भूल जाते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट चेंज कर देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है ना. सो गामा नाइट्रोजन अपॉन गामा हीलियम इनटू मास ऑफ हीलियम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन. तो 7/5 4, 5/3 28. सॉल्व करेंगे √3/5. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू फॉरगॉट टू टेक द गामा? मोहिनी का मिस्टेक हुआ ना, ये गामा आप भूल जाते हैं कई बार, ये याद रखिएगा. इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है. नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, गामा भी कंसीडर करना है आपको, ठीक है. चलिए एवरीवन, वेरी नाइस. अच्छा, थक गए हो क्या तुम लोग? आर यू गाइस टायर्ड विथ 1.5 आवर ऑफ क्लास? या फिर कंटिन्यू करूं और थोड़ा पढ़ा दो ना बेटा. थोड़ा सा एफर्ट है ना. कभी भी जब आपको सक्सेसफुल होना होता है ना, तो लास्ट में जब आप थक जाते हैं, थोड़ा सा एफर्ट अगर आप एक्स्ट्रा डालेंगे, वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है. देखो यहाँ तक तो सब लोग देख चुके होंगे, कुछ बच्चे थक हार के चले भी गए होंगे, बट जो लास्ट तक रुकेगा उसी को लास्ट में फल मिलेगा, है ना बच्चों. तो बिल्कुल रुको और बहुत ज़्यादा फायदा होगा. एंड तक देखो ये सेशन, ठीक है. चलिए एवरीवन, वेरी नाइस वेरी नाइस. थैंक यू फॉर दैट एनर्जी. बहुत अच्छे. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब ये है स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप. ये क्लोज्ड होता है और ये ओपन होता है, ठीक है. देखो बच्चों, ऑर्गन पाइप को अगर दोनों तरफ से क्लोज कर दिया, ये डाउट मुझसे पूछते हैं बच्चे कि सर एक ही तरफ से क्लोज क्यों किया है. बेटा अगर पाइप को मैंने दोनों तरफ से क्लोज कर दिया तो साउंड अंदर ही नहीं जा पाएगी, कोई स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा, ठीक है. तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो वो एक एंड से क्लोज्ड होता है, दूसरे एंड से ओपन होता है. इसको समझने के लिए आप सिंपल सा एक ग्लास ले सकते हैं, है ना. तो कांच का एक ग्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगा. तो एक तरफ से क्लोज है और दूसरी तरफ से ओपन है. अब इसमें एक ट्रिक बताता हूं मैं. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे क्लोज्ड है तो नोड बनेगा और यहाँ पे ओपन है तो एंटी नोड बनेगा, है ना. ऐसा डायग्राम क्या आप पहले देख चुके हो? यस, यू हैव सीन दैट बिफोर. जब स्ट्रिंग लिया था आपने एक एंड से ओपन, तो ऐसा ही बनता था क्या डायग्राम वेव का, है ना. देखो, स्ट्रिंग ओपन एट वन एंड. स्ट्रिंग ओपन एट वन एंड का जो फॉर्मूला आया था फ्रीक्वेंसी का, V/4L, 3V/4L, 5V/4L, सेम फॉर्मूला आता है ओपन ऑर्गन पाइप में भी. देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, है ना, V/4L, 3V/4L, 5V/4L. यानी कि अलग से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है. रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे आपका एफर्ट बहुत कम हो जाता है, मार्क्स बढ़ जाते हैं. समझ आ रहा है? दिमाग लगा के स्मार्ट स्टडी करो. अगर स्ट्रिंग पढ़ लिया ओपन एंड वाला, तो उसका जो डायग्राम था वैसा ही इसका भी है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का. समझ आ रहा है एवरीवन? क्योंकि वहां पे यहाँ एक नोड बनता था, यहाँ पे एंटी नोड बनता था. मतलब ये जो लेंथ हो जाती थी वो λ/4 वहां पे भी होती थी, यहाँ पे भी होती है ना. तो इसलिए ये जो फॉर्मूले आपने सीखे हैं वन एंड स्ट्रिंग वाले, वन एंड ओपन ऑन स्ट्रिंग वाले, वही सारे फॉर्मूले. देखो यहाँ पे भी फर्स्ट हार्मोनिक आता है
उसके बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक आ जाता है, अगेन द इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग इन दिस केस, और फिर सीधा फिफ्थ हार्मोनिक आ जाता है। समझ आया? रिवाइज हो गया ये टॉपिक? देखो एफर्ट मारना पड़ा क्या? कुछ नहीं मारना पड़ा। हमने क्या बोल दिया, सीधा ये वाला जो हमने पढ़ा है कंडीशन, उससे आप रिलेट कर लो। ये लो स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन ऑर्गन पाइप और उसको रिलेट करेंगे इसके साथ, क्लोज्ड वाले के साथ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है, बिल्कुल है। यहां पे क्या बना है, नोड, यहां पे क्या बना है, नोड, और बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये याद रखना आप। इसमें फ्रीक्वेंसीज क्या क्या आती हैं, v बाई 2l, 2v बाई 2l, 3v बाई 2l एंड सो ऑन। ये रिवाइज कर लिया, ठीक है। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप पे। आप जादू देखिए, वही यहां पे भी करना है जो वहां पे किया था। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, देखो यहां से भी ओपन है बच्चों और यहां से भी ओपन है, मतलब यहां पे भी एंटी नोड बनेगा और यहां पे भी एंटी नोड बनेगा, और दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। तो वहां पे भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 था, यहां पे भी लैम्डा बाई 2 है। द ओनली डिफरेंस इज, उसका डायग्राम ऐसा था, उसमें यहां पे नोड था, यहां पे भी नोड था, बट टेक्निकली दोनों सेम है, क्योंकि ये जो लेंथ थी वहां भी लैम्डा बाई 2 थी, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, और यहां भी लैम्डा बाई 2 है, एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस। अब आप फॉर्मूला देखो, फिर से सेम आएगा, v बाई 2l पहला फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, 2v बाई 2l दूसरा, और 3v बाई 2l तीसरा, सेम चलेगा। तो बेटा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड ओपन ऑर्गन पाइप सेम फॉर्मूला है। स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप सेम फॉर्मूला है। आसान लगा क्या ये टॉपिक आज? जब मैं ये पढ़ाता हूं बच्चों को तो बच्चे बोलते हैं सर आज पहली बार ये टॉपिक आसान लगा है ना, क्योंकि उससे पहले आपने रिलेट करके पढ़ा ही नहीं था। रिलेट करके पढ़ोगे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। क्लियर हुआ है क्या? एक बार लिखो सब लोग चैट बॉक्स में, यो लिखो बच्चों, यो लिखो चैट बॉक्स में। एंड बच्चों अगर सही में आपको बेनिफिट हो रहा है सेशन से, प्लीज लाइक करना वीडियो को, ठीक है। इफ यू आर वॉचिंग राइट नाउ, इफ यू आर लाइव राइट नाउ, प्लीज लाइक करिए, बिना लाइक किए आज नहीं जाना है आपको, ठीक है। चलिए एवरीवन, वेरी नाइस। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया, देखो स्ट्रिंग वेव पढ़ लिया, वेलोसिटी निकालना सीख लिया अलग अलग तरीके से, हमने स्टैंडिंग वेव भी पढ़ लिया, वेव का रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया, फिर हमने स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव के अलग अलग हार्मोनिक्स होते हैं वो सीख लिए, साउंड वेव सीख लिया, साउंड वेव में ओपन ऑर्गन पाइप सीख लिया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप सीख लिया, कुछ भी नहीं छूट रहा है हमारा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी, अब सिर्फ बीट फ्रीक्वेंसी और डॉपलर इफेक्ट बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो बीट फ्रीक्वेंसी में ना जनरली सिर्फ आपको फॉर्मूला बता दिया जाता है कि देखो दो सोर्सेस ले लो, ठीक है, दो साउंड के सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट इक्वल, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो ऐसे दो सोर्सेस लिए हमने जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों को बजा दिया, मतलब दोनों में फ्रीक्वेंसी सेटअप कर दी। तो आपको ना कई बार बीट्स सुनाई देती हैं। आपको बीट सुनने हैं क्या एवरीवन? डू यू वांट टू फील दिस टॉपिक एज वेल? सुनना है आप सभी को? मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एक वीडियो आपको दिखाता हूँ और बीट की आपको यहाँ से ना फील आ जाएगी, आज देखना। तो देखो यहाँ पे एक अंकल आपको दिखाई देंगे वीडियो में, और अंकल ने दो ट्यूनिंग फॉर्क रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क है और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क है। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, मजा आएगा आपको। ये देखो, ये एक ट्यूनिंग फोर्क है बच्चों, और ये एक ट्यूनिंग फोर्क है। अब ये ट्यूनिंग फोर्क अगर आपने स्कूल में देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, बट हाँ स्कूल में ट्यूनिंग फोर्क अगर आप देखेंगे ना तो उसमें एक नंबर लिखा होता है, 576, 254 ऐसा। तो वो नंबर बताता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसको अगर आप बीट करेंगे, मारेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी उसका फिक्स्ड होता है, ठीक है। बट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक स्क्रू के साथ एक छोटा सा आपको अरेंजमेंट सा कुछ दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या सभी को? देखो यहाँ पे, देखो जहाँ पे मैं माउस को होवर कर रहा हूँ, है ना, एक चीज है जिसको आप ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको शिफ्ट करने से ना आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर पाते हो ट्यूनिंग फोर्क की। ये किस लिए होता है वहां पे? ताकि आप फ्रीक्वेंसी वैरी कर पाओ। ऊपर ले जाओगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, नीचे ले आओगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। Supposed to be identical, but they haven't been quite constructed identically. And in order to tune them, actually, previous to the demo here, I found the location of this movable piece of weight so that the two tuning forks come out with about the same frequency.
देखो अभी ना दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखा है, ठीक है, वी आर कीपिंग बोथ ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल, एकदम इक्वल है। अब उनको दोनों को देखो बीट किया उसने बारी बारी से, ठीक Forks है। come out with about the same frequency. अभी कोई भी बीट नहीं आ रही, So when they're tuned, you can है ना, दोनों को बीट किया और कोई भी बीट नहीं आई थी अभी। बीट क्यों नहीं सुनाई दिया आपको? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम थी। क्या थी दोनों की फ्रीक्वेंसी बच्चों? एग्जैक्टली सेम। अगर आप एकदम सेम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो बीट सुनाई नहीं देता है। अभी देखो hear a फ्रीक्वेंसी nice को ना चेंज करेगा, steady देखना ध्यान से। tone that doesn't vary in the frequency of what. अभी देखो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी उसने, देखो ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, दिख रहा है आपको? ये जो चीज है, ये टिंगू सी, वो थोड़ा ऊपर चला गया है ना। अब देखना, अब वो दोनों को बीट करेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। Then you get the following phenomenon. Can you hear the following phenomenon? Can you hear a wah 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 wah? Let me do it again. वाह 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 सुनाई दे रहा है बच्चों? Then you get the following phenomenon. Can you? यही बीट है, ठीक है। जैसी दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग कर दिया हमने, मतलब वो हैं अभी भी ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा सा डिफरेंस लाया है, तो आपको वाह 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 कुछ सुनाई दिया ना, वो कहलाता है बीट। और जिस फ्रीक्वेंसी में वो वाह वाह आपको सुनाई दे रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर हुआ क्या? आज बीट फ्रीक्वेंसी में आई एम प्रिटी श्योर कि पहली बार आपको ऐसी फील आई होगी इसमें, है ना। तो अगर दो ट्यूनिंग फोर्क आपने लिए, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, मान लो एक फ्रीक्वेंसी है 567, दूसरी भी है 567, क्या बीट सुनाई देगा? नहीं देगा, बिल्कुल स्टीडी साउंड सुनाई देगा, कोई वाह 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 कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। बट अगर आपने एक ले लिया 567 और दूसरा लिया 565, तब आपको बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। उस बीट की फ्रीक्वेंसी होगी f2 माइनस f1 मॉड के साथ, यानी कि 567 माइनस 565, तो आपका आंसर आएगा बीट फ्रीक्वेंसी का 2। समझ आ रहा है एवरीवन? तो बीट फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा कितना? 2। फील आ रही है वेव्स की, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अंकल ने सही समझा दिया हमें बीट, है ना। अंकल की वजह से आज बीट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बीट साउंड वाज लाइक एन इको, एग्जैक्टली, है ना। वाह 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 वाह, वो बीट था, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसमें ना होता क्या है, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो, तो मान लो आपके पास एक ट्यूनिंग फोक है, ठीक है। ये मैं ट्यूनिंग फोक बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं ठीक ठाक बना लेता हूँ ट्यूनिंग फोक। तो ये एक ट्यूनिंग फोक है, ये एक दूसरा ट्यूनिंग फोक है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा ट्यूनिंग फोक है बच्चों। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए वो 595 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए वो 597 है, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं बच्चों यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट कितना होगा बताइए एक बार। हाँ, कितना होगा बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बताइए। एक 595 है, दूसरा 597 है, बीट फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? 2, है ना। वेरी नाइस। अब देखना ध्यान से, इसमें एक चीज करते हैं हम लोग ना, कई बार कुछ वैक्स लगा देते हैं किसी एक फ्रीक्वेंसी, किसी एक ट्यूनिंग फोक पे, है ना। वैक्स अप्लाई कर देते हैं। जब भी आप वैक्स अप्लाई करोगे, वैक्स एक बहुत ही थिक सा लिक्विड सा कुछ होता है, ठीक है। जब आप उसमें वैक्स अप्लाई कर देते हो ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, वो कम फ्रीक्वेंसी के साथ अब देने लग जाता है आपको टोन, ठीक है। तो मे बी आपने वैक्स अप्लाई किया, इसकी फ्रीक्वेंसी अब हो गई मान लो कम हो गई 590, मान लो ऐसा। तो अब आप बता सकते हो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? अब बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 597 माइनस 590 यानी कि 7। यानी कि जो चीज आपको सीखनी है यहाँ पे वो ये है कि अगर आपने वैक्स लगा दिया है किसी ट्यूनिंग फोर्क पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है फाइलिंग करना, यानी कि आप इसमें से ना थोड़ा सा मटेरियल मान लो रिमूव कर दो, फाइल कर दो मटेरियल को। तो अगर आप यहाँ से ऐसा मटेरियल रिमूव कर दो तो ये और पतला सा हो पाएगा, है ना, एकदम थिन बन जाएगा मटेरियल रिमूव कर देने से। तो अगर आप इसको फाइल कर देते हैं, मतलब कि रिमूव कर देते हैं मटेरियल, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो दो तरीके हैं, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए आप क्या करोगे, उसमें वैक्स अप्लाई कर देते हो, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो उसको चीजल कर देते हो, मतलब वो उसमें से थोड़ा सा मटेरियल हटा देते हो, उसको और पतला कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हैं बच्चों। देखो, अ ट्यूनिंग फोक
एक ट्यूनिंग फोर्क आपको गिवन है, साउंडेड टुगेदर विथ अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256। एक कोई अननोन ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता, ठीक है, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी मान लो f है, नहीं पता कितनी है। इट इज साउंडेड टुगेदर विथ अनदर ट्यूनिंग फोर्क विच इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 256, इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है। एंड दे आर एमिटिंग हाउ मेनी बीट्स बच्चों, वो बीट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 2 है इनके बीच में, ठीक है, 2 बीट फ्रीक्वेंसी दे आर प्रोड्यूसिंग। ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256, लोडिंग का मतलब है इसको हमने लोड कर दिया है वैक्स से, यानी कि इसमें वैक्स लगा दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोडिंग का मतलब उसमें कुछ लोड डाल दिया आपने, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कई बार हम कोई चीज वाइब्रेट हो इसको पकड़ लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ऐसा कुछ है ना। तो लोडिंग द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256, द नंबर ऑफ बीट्स आर नाउ 1 पर सेकेंड। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए क्या आंसर है। चलिए ट्राई करिए एवरीवन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बीट का। राहुल इज सेइंग डी, यानी कि 254। ओके ओके, बहुत सारे बच्चे डी कह रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। चलिए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी नहीं पता है हमें, राइट। इस वाले की पता है 256। अगर ये दोनों मिलके बीट दे रहे हैं 2 का, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। बट अब मुझे ये नहीं पता कि ये फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए। देखो, अगर आपको डिफरेंस 2 चाहिए तो ये 258 भी हो सकता है और ये 254 भी हो सकता है। अगर मैंने इसको 258 माना तो भी डिफरेंस 2 का आएगा, क्योंकि 258 माइनस 256 विल बी 2। और अगर मैंने इसको 254 माना तो भी डिफरेंस 2 का ही आएगा। यानी कि अभी तक मैं श्योर नहीं हूं कि आंसर क्या होना चाहिए। आंसर अभी तक 258 भी हो सकता है, 254 भी हो सकता है। हाँ, ये दोनों नहीं हो सकते, वो अलग बात है ना, क्योंकि डिफरेंस 2 का है। तो ये 2 ज्यादा भी हो सकता है, 2 कम भी हो सकता है, नहीं पता मुझे क्या होगा। इसीलिए ये कंडीशन गिवन है बच्चों। अब देखो, उसने बोला कि अगर मैं 256 वाले को लोड कर दूं तब बीट फ्रीक्वेंसी 1 बन जाती है। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं ना ये फ्रीक्वेंसीज को एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, आपको सिंपल तरीका सिखाता हूं करने का। देखो, 256 मान लीजिए यहां कहीं पे है उस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। दूसरे वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या क्या पॉसिबल है, या तो वो 258 होगी या तो वो 254 होगी। 258 यानी 256 से ज्यादा, 254 यानी 256 से कम, है ना। अब सेकंड कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि 256 वाले की फ्रीक्वेंसी को अगर आप कम कर दो, यानी कि इसको लोड कर दो, तो बीट फ्रीक्वेंसी 1 बन जाती है। तो मैंने सोचा ठीक है, 256 है अभी यहां पे, अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये कम होके यहां कहीं पे आ जाएगा, है ना। तब मेरे को दूसरे वाले से डिफरेंस 1 का चाहिए। अब बेटा सोच के देखो, अगर आपने 256 को कम किया तो 258 के साथ डिफरेंस तो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ये 1 तो कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, 258 के साथ इसका डिफरेंस बढ़ रहा है इस वाले ट्यूनिंग फोर्क का, यानी कि नहीं हो सकता 258 आंसर। 254 सही आंसर होगा, क्योंकि अगर आप 256 को लोड करेंगे तो ये 254 की तरफ मूव कर रहा है, ये वैल्यू 1 हो सकती है। तो अगर 256 को लोड किया आपने और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम करा के 255 कर दी, तब 255 और 254 ही तो 1 बीट देंगे आपको, 258 नहीं दे सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 254। समझ आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन था ना। ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये आईक्यू का क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूं। अगर आपका दिमाग सही चल रहा है, अगर आपने अपना दिमाग ओपन रखा है और सोच रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से, तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बीट का क्वेश्चन ना सिंपल आईक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है। ये समझ आ रहा है, यस। चलिए, बहुत बढ़िया एवरीवन, आई एम प्रीटी ग्लैड कि आपको ये समझ में आया, करेक्ट हुआ, बहुत बढ़िया। सो 258 नहीं हो सकता, क्योंकि 256 की फ्रीक्वेंसी जब कम करेंगे आप
तो 258 के साथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, तो बीट कभी भी 1 नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है। चलो वेरी नाइस एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट। अच्छा, जैसे बीट की फील मिली थी, वैसे ही डॉपलर इफेक्ट का भी फील चाहिए क्या आपको? बताओ एक बार, डॉपलर इफेक्ट का फील चाहिए? बताओ, चाहिए नहीं चाहिए? डॉपलर इफेक्ट का फील आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? चलो ठीक है, फिर ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। डिटेल में पढ़ाऊंगा बिल्कुल, और उसके बाद फिर फॉर्मूला बताऊंगा आपको। देखो, मान लो बच्चों एक सोर्स है यहाँ पे, सोर्स कुछ भी हो सकता है, एम्बुलेंस का सायरन हो सकता है, गाड़ी का हॉर्न हो सकता है ना। तो इस सोर्स ने एक साउंड वेव कुछ या कोई भी वेव इसने प्रोड्यूस किया। मैं एकदम जनरल कोई ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं साउंड की ही बात नहीं कर रहा, कोई भी वेव। तो मान लो इसने एक वेव ऐसी प्रोड्यूस कर दी, मान लो ऐसे, ठीक है, ये वेव इधर जा रही है। अच्छा, क्या ये पार्शियलिटी करेगा क्या, कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस करेगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता ये। इसको वेव हर डायरेक्शन प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ऐसे भी प्रोड्यूस करेगा ये, है ना, ये ऐसे भी प्रोड्यूस करेगा इस तरफ। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप इन सारी वेव्स में सेम फेज वाला पॉइंट कंसीडर करो, मान लो ये पॉइंट, ये सब सेम फेज में होंगे, आपको पता है ऑलरेडी, है ना, ये सबको पता होता है। सारी वेव में अगर सेम फेज वाला पॉइंट कंसीडर करो तो एक वेव फ्रंट बनता है, सर्कुलर या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं बच्चों। तो ये सर्कल 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 वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। सिंपल तरीका इसको समझने का क्या है पता है? पानी में पत्थर मार दो, पानी में पत्थर मार दो, ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार दिया आपने, तो क्या होता है? ऐसे सर्कल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी दो वेव फ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। देखो, इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, है ना, यहां पे आपको दिख रहा होगा। देखो, ये एक वेव फ्रंट है सर्कल वाला, ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो लैम्डा कहलाता है, यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। तो कोई भी सोर्स अगर आपने लिया तो ये ऐसे वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सर्कुलर या फिर स्फेरिकल आप कह सकते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर मैं आपको एक एनिमेशन से इसको दिखाऊं, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा एनिमेशन के थ्रू। तो देखो, यहां पे मैंने सोर्स की वेलोसिटी कर दी है 0, सोर्स वोर्स कुछ मूव नहीं कर रहा है ना, इसको मूव नहीं करा रहे, 0 कर दिया। ये जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है बच्चों, ये सोर्स है। स्टार्ट करता है ये अपनी साउंड निकालना, ये देखो, ये वेव फ्रंट बना रहा है, दिख रहा है? सर्कुलर वेव फ्रंट सभी को दिखाई दे रही है क्या? ये सारी की सारी वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट जो है ना वो ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जर्वर है हमारा, ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसके पास पहुंच रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस फ्रीक्वेंसी में सोर्स एमिट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी में साउंड ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है। यानी कि अगर सोर्स भी स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है, तो जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा वही ऑब्जर्वर को सुनाई देता है। नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। जो फ्रीक्वेंसी से सोर्स एमिट किया वही ऑब्जर्वर को सुनाई दिया, बहुत अच्छे। अब मैं इस सोर्स को ना मूव कराता हूं, अब आप देखना क्या होगा यहाँ पे। ये देखो, अब इसको मूव करा रहा हूं। ये देखो, जब सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो सोर्स और ऑब्जर्वर की तरफ का वेवलेंथ कम हो गया है, दिख रहा है आप सभी को? वेवलेंथ कम हो गया, उधर कंप्रेशन सा हो रहा है कुछ, राइट एवरीवन, कंप्रेशन सा हो गया है कुछ। देखो, इधर का जो वेव फ्रंट है वो कंप्रेस हो गया है, पीछे का जो वेव फ्रंट है वो एक्सपैंड हो गया, देखो दिख रहा है, क्योंकि सोर्स मूव करने लग गया ना। साउंड तो आगे बढ़ चुका था, सोर्स भी उसके पीछे आ गया, पीछा करते करते। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सोर्स और ऑब्जर्वर की तरफ है वहां पे वेवलेंथ कम हो गया है, करेक्ट बच्चों। अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर ये वेवलेंथ कम हुआ है तो क्या होगा, है ना, मैं आपको यहां से एक बार समझाता हूं। देखो, जैसे ही ये सोर्स मूव करने लग गया, यहाँ पे वेवलेंथ कम हो गया, बहुत पास पास आ गए वेव फ्रंट। और बेटा, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट है, यानी कि v इक्वल टू कांस्टेंट, साउंड की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और अगर वेवलेंथ कम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए अब ऑब्जर्वर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, है ना, उसको लगेगा काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में साउंड आ रहा है। देखो, जैसे जैसे सोर्स आगे मूव कर रहा है, ये वेवलेंथ जो है कम हो गया है, वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है ना। और अगर आप सोर्स को दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे, पीछे की तरफ, इस तरफ, तो उल्टा होगा, है ना, तो इस तरफ का ये बढ़ जाएगा, तो उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। क्या फील आई है टॉपिक की? तो ये जो अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ऑब्जर्वर को, इसी को हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। जेई के लिए बहुत काफी है बेटा, अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, अब डॉपलर इफेक्ट की फील सबको आई है कि एक बार चैट बॉक्स में लिखो आप लोग, है ना।
हाँ, एब्सोल्युटली जब वो पास जा रहा है तो ज़्यादा सुनाई देगा, ये एक लॉजिक है, बट मैंने आपको टेक्निकल लॉजिक दिया कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है? समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया एवरीवन। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, एफ एपरेंट इज इक्वल टू स्मॉल एफ वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर वी प्लस माइनस वी सोर्स। अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा तो वी ऑब्जर्वर जीरो हो जाएगा, सोर्स भी मूव नहीं कर रहा तो वी सोर्स भी जीरो हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगाओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी का, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए एफ विच इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये वी होता है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है? तो ये यहीं पे है ऐसे स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर का तो जीरो है तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई वी स्पीड ऑफ साउंड, और सोर्स का भी जीरो है। आप देखेंगे v और v कैंसल, आपको मिलेगा f एपरेंट इज इक्वल टू f ओनली। सिर्फ 5 से 6 मिनट का बचा हुआ है क्लास, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो ध्यान से, लैम्डा चेंज हुआ क्योंकि वेव फ्रंट कंप्रेस हो गए ना, वेव फ्रंट पास पास आ गए, और दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है, तो लैम्डा कम हो गया था। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर सोर्स भी स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है, तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी वही होती है, ठीक है? जो जनरल, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वही आपको सुनाई देता है। अब देखते हैं अगर ऑब्जर्वर मूव करने लग जाए तब इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है? अब इस स्लाइड पे आ जाओ एवरीवन। जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है, एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। हमें सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि प्लस माइनस के जगह पे क्या लिखना है, ठीक है? पहला कंडीशन देखो बच्चों, ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, सोर्स भी रेस्ट पे है, तो क्या एपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई? बिल्कुल हो गई, कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पे आ जाते हैं, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स रेस्ट पे है तो क्या होगा, देखना। देखो बच्चों, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, क्या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है? बच्चों देखो, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ भाग रहा है क्या? अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो वो उसके नजदीक जा रहा है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। क्या करेगा? ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तभी होगी जब आप न्यूमरेटर में यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो आप माइनस नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, v प्लस वी ऑब्जर्वर, और v सोर्स तो जीरो है तो नीचे सोर्स की स्पीड जीरो रह गई, ये फॉर्मूला बन के आ गया। सोचो एक बार ध्यान से, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी? जब यहाँ पे प्लस लिखा होगा। समझ आ रहा है सभी को? तो इसलिए v प्लस वी ओ अपॉन वी लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। बेटा देखो, नेक्स्ट में ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऊपर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, v ऑब्जर्वर के जगह पे आप जीरो लिख देंगे तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आएगा। अब सोर्स को देखो, सोर्स जो है वो दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, करेक्ट? ही इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर वो दूर जा रहा है तो क्या वो फ्रीक्वेंसी को कम करेगा बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, और फ्रीक्वेंसी कम तब होगी जब डिनोमिनेटर ज्यादा है। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी एपरेंट कम हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाए और फ्रीक्वेंसी एपरेंट कम हो जाए। इनवर्स का रिलेशन है ना? तो देखो, सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी तभी कम होगी जब यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे। बन गया फॉर्मूला, राइट एवरीवन? एक बार यो लिखो यार चैट बॉक्स में, कम ऑन शो सम एनर्जी यार। मुझे डाउट हो रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? तो यो लिखो एक बार चैट बॉक्स में। ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं आप, ठीक है? अब इस केस में आ जाओ, यहां तो दोनों के दोनों ही मूव कर रहे हैं। अब क्या करेंगे यार, दोनों के दोनों ही मूव कर रहे हैं, है ना? अब देखो इसको कैसे करेंगे आप। जब दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं ना, तो एक एक करके कंसीडर करो। सबसे पहले ऑब्जर्वर का एक्शन देखो, कैसा एक्शन है ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है, थैंक यू एवरीवन। ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है। ऑब्जर्वर अगर सोर्स से दूर जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, राइट? और अगर ये फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्वर ने कम करने की कोशिश करी, कम कैसे होगा? अगर न्यूमरेटर में माइनस लिखेंगे आप, करेक्ट? तभी कम होगा। तो डन हो गया ऑब्जर्वर का काम, ठीक है? अब बात करते हैं सोर्स की। सोर्स कैसी हरकत कर रहा है?
सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, उसके पास जा रहा है वो। तो सोर्स क्या चाहता है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है। अब ये सोर्स फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाएगा? जब यहाँ पे माइनस लिखा हो, ताकि डिनोमिनेटर कम हो जाए और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, है ना? तो सोर्स क्या कर रहा है? वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, उसके पास जा रहा है। पास जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ाएगा? अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, डिनोमिनेटर कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। समझ आया क्या सबको? है ना एवरीवन? लास्ट ये वाला केस देख लो एक बार, खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो इस केस को। आप एक बार, आपको मैं 2-3 सेकंड देता हूं, खुद को एक्सप्लेन करो। ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है देखो, सोर्स कहाँ पे जा रहा है देखो एक बार, है ना? और खुद को एक बार कन्विंस करो कि यही फॉर्मूला आएगा जो लिखा हुआ है ना? चलो अब मैं बताता हूं आपको। देखो, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सोर्स, मीन्स दिस वन इज ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस होगा। ये देखो प्लस हो गया, इंक्रीज करना है तो प्लस हो गया। सोर्स क्या कर रहा है बेटा? सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मतलब ये भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है। ये भी अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो देखो डिनोमिनेटर कम होगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो बन गया फॉर्मूला। अब आपको कोई भी कंडीशन गिवन हो क्वेश्चन में, क्या आप फॉर्मूला लिख पाओगे? और अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही है आपसे, है ना बच्चों? चाहो तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और ये हमारा क्वेश्चन है आज का। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, मेंटी नहीं कर रहे हम, ठीक है? मेंटी नहीं है आज, देयर इज नो मेंटी, मैंने बताया था ना पहले। आज हम सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर रहे हैं क्लास में, क्योंकि मेंटी में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है और ऑलरेडी ये लंबी क्लास है आज की, है ना? चलिए एवरीवन ट्राई करिए। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक प्योर मेंटी का सेशन अलग से होगा इसी चैप्टर का बहुत जल्द, ठीक है? इसी चैप्टर का, यानी कि वेव का अलग से ले पंगा सीरीज जो हम करते हैं, उसमें प्योर मेंटी का सेशन करेंगे। उसमें कुछ भी रिवाइज नहीं कराऊंगा मैं। तो आज जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस मेंटी के सेशन में, है ना? तो वो अलग से करेंगे बेटा। आज टाइम हो चुका है, 2 घंटे पढ़ चुके हैं, तो आज कोई मेंटी नहीं है। बताइए इसका क्या आंसर है? चलिए एवरीवन। अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 साइकिल्स पर सेकेंड, है ना? साउंड की फ्रीक्वेंसी गिवन है मुझे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज, इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर इज नॉट एट ऑल मूविंग, एंड सोर्स जो है वो 34 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड ऑफ साउंड 340 गिवन है, तो आपको बताना है एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। चलिए बताइए एवरीवन, हाउ मच इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी? कम ऑन गाइस। यस बच्चों बताओ क्या आंसर आ रहा है? ज्योति इज सेइंग ए, अनिल कह रहा है बी, राहुल इज सेइंग सी। ओके, बहुत सारे अलग अलग आंसर्स है ना, पूरी डेमोक्रेसी जिंदा है यहाँ पे। राहुल कह रहा है सी, पलक इज सेइंग बी। ओके ओके, सैयद इज सेइंग बी ओनली। 500। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या सही आंसर है ना? मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। बहुत अच्छे एवरीवन, दोज हु गिव बी एज द आंसर, वेरी गुड। डॉपलर्स इफेक्ट आपका क्लियर है। और बच्चों आप सभी को पता होगा डॉपलर्स इफेक्ट 4 मार्क्स में आता ही आता है, और ऐसा ही क्वेश्चन होगा एग्जैक्टली। सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, कंडीशंस अलग होंगी, बट उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। बहुत अच्छे एवरीवन, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो मैं आपको सॉल्व करता हूं, ठीक है? इसमें गिवन है कि ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है, करेक्ट बच्चा लोग? हमारे पास फॉर्मूला है एफ एपेरेंट इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ठीक है? अब ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो एफ एपेरेंट इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बच्चों? 450। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना गिवन है? 340। अब देखना ध्यान से, ये क्या लिख दिया मैंने? 3410, 340 है ये। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है? ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो यहां पे तो 0 होगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर। डिवाइडेड बाई, अब यहां पे देखना ये स्पीड ऑफ साउंड है, वो तो 340 ही है, प्लस माइनस वी एस। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है इट इज मूविंग टूवर्ड्स, आई मीन जो सोर्स है इट इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा,
और ये इंक्रीज कैसे करेगा, अगर यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, सो माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स कर दो, यानी कि 34। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 500 साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, डिनोमिनेटर शुड बी नेगेटिव, करेक्ट मोहिनी, एग्जैक्टली राइट बच्चों। तो चलिए, दैट इज इट फॉर टुडे। सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए बच्चों, और लिटरली मेहनत करी है मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, और मैं नहीं चाहता था कि आधे घंटे पढ़ के आधे घंटे मेंटी करके आप सीखें इस टॉपिक को, क्योंकि सीखना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमने 4 गुना ज़्यादा लर्निंग करी होगी आज एटलीस्ट, क्योंकि हमने सीधा 2 घंटे की क्लास ली है मैराथन टाइप्स, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती क्लास में नहीं हुई है, बट बच्चों ये सच है कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, है ना। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि क्लास को लाइट ही रखूँ, लाइट माइंडेड रख के ही हम पढ़ाई करें। बट हाँ, जो लर्निंग आउटकम है इस क्लास का वो बहुत ही तगड़ा आया है आज, है ना। हमने सारे टॉपिक्स आज पढ़ लिए हैं, और असल में जो मज़ा आया है वो फिज़िक्स की वजह से आया आपको, राइट। और इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए पूरी फील देने की कोशिश करी है, एनिमेशंस दिखाए हैं, वीडियोस भी दिखाए हैं, राइट। तो अब मैं चाहूँगा कि फाइनल जो हो वो आउटकम हमारे रिजल्ट के ही फॉर्म में आए, आपका रिजल्ट अच्छा आए बस, ठीक है। वही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो बच्चों एक बार लाइक कर देना वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक इट वंस एंड देन ओनली लीव द सेशन, ठीक है। लाइक किए बिना कोई भी नहीं जाएगा सेशन से, ठीक है बच्चों। चलिए एवरीवन, एंड वेदांतु नीट मेडीजे चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा लोग इसको, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड कीप शोइंग दिस लव एवरीवन। बहुत अच्छा लगता है, very nice, good to see that everyone, and it makes us more motivated towards creating such awesome content for all of you, ठीक है। चलिए everyone, so for now this is it, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पोल कर लेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा मैराथन में चाहिए, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन, सी यू सून, बाय।